ये कहानी एक सनी मार्च 2 2030 से शुरू होती है। लुओ सिटी की एक बिजी स्ट्रीट पर एक ऑफिस के अंदर एक आवाज एक यंग आदमी से पूछती है कि इतनी बड़ी रकम उधार लेने का बोझ क्या वो समझता है। एक आदमी सिगरेट जलाता है और स्मोक एक्सहेल करता है। ये जैंग यांग है, ओशन गैंग का बॉस और एक अंडरग्राउंड बैंकर। वो अपने क्लाइंट को वार्न करता है कि उसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। उसके सामने ब्लू हुडी पहने एक डरा हुआ यंग आदमी बैठा होता है जो हकलाते हुए कहता है कि लोन के लिए वो हाई इंटरेस्ट देने को तैयार है। जैंग यांग आगे झुकता है, उसकी प्रेडेटरी ऑरा महसूस होती है और 5 मिलियन के लोन पर 40% इंटरेस्ट डिमांड करता है। 6 महीने में 7 मिलियन वापस करने होंगे, साथ ही तुरंत कोलैटरल चाहिए। नर्वस यंग आदमी अपने घर का डीड कोलैटरल के रूप में देता है। जैंग यांग डीड को चेक करता है लेकिन इंप्रेस नहीं होता, ये नोट करते हुए कि पुरानी प्रॉपर्टी सिर्फ 3 या 4 मिलियन की होगी। उसके लिए ये आदमी एक इजी टारगेट है। वो साफ कह देता है कि सिर्फ घर के बेस पर वो 5 मिलियन लेंड नहीं कर सकता। यंग आदमी डेस्परेट हो जाता है और 4 मिलियन के लिए भीख मांगता है। वो कहता है कि एक फॉर्चून टेलर ने बोला था कि उसकी लक इनसेन है और वो गैम्बलिंग करके पैसा डबल करेगा। ये मानकर कि वो सिर्फ एक बेवकूफ गैम्बलिंग एडिक्ट है, जैंग यांग फाइनल ऑफर देता है 3.5 मिलियन और बोलता है कि वरना वो डील छोड़ देगा। यंग आदमी का एटीट्यूड तुरंत मैनिक एक्साइटमेंट में बदल जाता है और वो बिना सोचे एक्सेप्ट कर लेता है। जैंग यांग हार्श टर्म्स फाइनलाइज करता है, 3 मंथ्स में 4.9 मिलियन रीपे करो वरना घर चला जाएगा। यंग आदमी अग्री करता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो मॉब बॉस को घूरते हुए कहता है कि उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। 10 मिनट बाद डील कंप्लीट हो जाती है। एक बड़ा ठग पोलाइटली यंग आदमी को बाहर छोड़ देता है। यंग आदमी अपना फोन चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसके अकाउंट में 3.5 मिलियन का ट्रांसफर आ चुका है। तुरंत उसका नर्वस फसाड गिर जाता है। वो स्नियर करता है और लोन शार्क को डंबास बोलता है। उसके थॉट्स में सच सामने आता है। वो लोन कभी रीपे नहीं करेगा क्योंकि अपोकलिप्स 1 महीने में शुरू होने वाली है। वो इस पैसे का यूज प्रिपेयर करने के लिए करेगा। अपनी पिछली मिजरी को दोबारा जीने से इनकार करता है। उसे अपनी प्रीवियस टाइमलाइन याद आती है, जब एक मैसिव सोलर फ्लेयर ने अर्थ को हिट किया था, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया था और टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे एक भयंकर 30 डे अपोकलिप्स शुरू हुई जिसमें दुनिया एक वेस्ट हैंड बन गई और म्यूटेटेड बीस्ट्स ह्यूमन रिमेन्स पर जीने लगे। ऑफिस के अंदर जैंग यांग कॉन्ट्रैक्ट को ट्रायम्फेंटली पकड़कर बैठा होता है। उसे लगता है बोरोवर ने क्विक कैश के लिए इतनी खराब रेट एक्सेप्ट की है। वो बोलता है गैम्बलर्स घर डिजर्व नहीं करते। उसका असिस्टेंट पीछे खड़ा कंसर्न लगता है। वो बोलता है कि घर 4 मिलियन से ज्यादा का है, फिर भी आदमी ने तुरंत 3.5 मिलियन ले लिए, शायद कोई ट्रैप हो। जैंग यांग स्मर्क के साथ कंसर्न डिसमिस कर देता है। वो कहता है गैम्बलिंग एडिक्ट्स चिप्स के लिए अपनी फैमिली तक बेच देंगे, घर का कोई मतलब नहीं। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि कसिनो के साथ मिलकर उस यंग आदमी से सब कुछ छीन लो। असिस्टेंट ऑर्डर एक्नॉलेज करता है। सनसेट के टाइम चेन स्ट्रीट पर चलते हुए अपना फोन देख रहा होता है। वो अम्यूज्ड होता है, सोचता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं क्योंकि लोन शार्क ने इतनी आसानी से उसे पैसा दे दिया। वो इंटरेस्ट रेट से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि एक ही दिन में उसने लुओ सिटी के हर लोन शार्क से पैसा उधार ले लिया था। एक सिनिस्टर लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि अब जब पैसा मिल गया है तो वो कभी वापस नहीं करेगा। चेन के थॉट्स उस फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं जिससे वो बच रहा है, जहां जमीन सूख चुकी थी, वेजिटेशन मुरझा गई थी और सोशल ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था। उस फ्यूचर में सप्लाईज बहुत कम थी और लोग रिसोर्सेज के लिए रूथलेसली लड़ते थे। उसे याद आता है कि सप्लाईज को कंट्रोल करना ही सुप्रीम पावर का सिंबल था। चेन कसम खाता है कि इस बार वो अपोकलिप्स का किंग बनेगा। उसे याद आता है कैसे बिलियनियर्स और सुपरस्टार्स कुत्तों की तरह एक सॉसेज या पानी के लिए भीख मांग रहे थे, जबकि जो लोग नहीं बचे वो गटर्स में बुरी तरह मर गए थे। प्रेजेंट में चेन कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। अब जब वो रिबॉर्न हो चुका है, उसके पास डिजास्टर से पहले अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने का टाइम है। तब उसका ध्यान पास से आने वाली आवाज पर जाता है। एक शॉप पर 2 औरतें डिस्प्ले के पास खड़ी लग्जरी आइसक्रीम ब्रांड श्वो असैसिन के बारे में बात कर रही होती हैं, ये कहते हुए कि ये कितनी महंगी है। चैन शॉप की तरफ घूर कर देखता है। उसे याद आता है कैसे वो एक औरत लियो वान किंग के लिए ये महंगी आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे बचाता था। वो कड़वाहट के साथ सोचता है कि ये कुत्ते को खाना खिलाने से भी बड़ा वेस्ट था। दर्दनाक यादों को झटक कर वो प्रेजेंट को एंजॉय करने का फैसला करता है। वो काउंटर पर जाता है और वहां खड़ी औरतों को शॉक कर देता है जब वो हर टाइप की आइसक्रीम के 10-10 ऑर्डर कर देता है। औरतें आपस में विस्पर करती हैं, सोचती हुई कि क्या वो अफोर्ड कर सकता है, और साथ ही ये भी कहती हैं कि पैसा खर्च करता हुआ वो काफी हैंडसम लग रहा है। स्केप्टिकल वेट्रेस पूछती है कि क्या वो इतने बड़े ऑर्डर को लेकर सीरियस है। वो एक्सप्लेन करती है कि उनके प्रोडक्ट्स हाई एंड हैं और इतना ऑर्डर 20,000 से ज्यादा का पड़ेगा, और पूछती है कि क्या वो श्योर है।
रेडिश ब्राउन बालों वाली एक औरत उसका मजाक उड़ाती है, उसके कपड़ों का इंसल्ट करती है और उसे ब्रोक बोलती है। वो कहती है कि अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो वो घुटनों पर बैठकर झुक जाएगी। चैन उसकी तरफ मुड़कर तीखी नजरों से पूछता है कि क्या वो सच में यही कह रही है। औरत थोड़ा फ्लिंच करती है लेकिन अपना कंपोजर बनाकर रखती है और पूछती है कि उसका स्टेटस क्या है और क्या वो सच में एक्सपेक्ट करता है कि वो झुकेगी। चैन स्मर्क करता है और कहता है कि उसने उसे बचने का मौका दिया था लेकिन उसने मना कर दिया। वो कहता है कि आज उसे उसके सामने झुकने से कोई नहीं रोक सकता। चैन कॉन्फिडेंस के साथ उसे घूरता रहता है। औरत गुस्से से चिल्लाती है। उसे इग्नोर करते हुए चैन अपना फोन ट्रेम्बलिंग वेट्रेस को दिखाता है। स्क्रीन पर 20 मिलियन युआन से ज्यादा का बैलेंस दिखता है। वो कहता है कि सारी आइसक्रीम पैक कर दो, वो सब ले जाएगा। ओवरवेल्म्ड वेट्रेस कहती है कि उसे मैनेजर को बुलाना पड़ेगा। कुछ ही पलों में मैनेजर फे आ जाता है। चैन उसे बोलता है कि शॉप के सारे सामान का प्राइस कैलकुलेट करे और कहता है कि आज दूसरों के लिए शॉप खुली रखने की जरूरत नहीं। फे शॉक में होता है, सोचता है ये कौन बड़ा शॉट है जो उसका पूरा मंथली टर्नओवर खरीद रहा है। वो बताता है कि डिस्प्ले के गुड्स 70,000 के हैं लेकिन बैक इन्वेंट्री मिलाकर टोटल लगभग 1 मिलियन बनता है। चैन सोचता है कि ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। वो डिसाइड करता है कि शॉप का पूरा स्टॉक खाली कर देगा ताकि जब अपोकलिप्स आए तो घर पर आराम से आइसक्रीम एंजॉय कर सके। चैन फे को बताता है कि वो 300,000 का डिपॉजिट ट्रांसफर करेगा और सारा इन्वेंट्री डिलीवरी करवा दे। फे पूरी एंथुजियाज्म के साथ अग्री करता है और उससे ब्रदर चैन कहकर बुलाता है। डील कंप्लीट होने के बाद चैन मुस्कुराते हुए उन दोनों औरतों की तरफ देखता है जो सब कुछ देख रही होती हैं। वो उनसे कहता है कि जो भी आइसक्रीम चाहिए ले लो। वो अपने हाथ फैलाकर अनाउंस करता है कि आज सब उसकी तरफ से ट्रीट है और कैजुअली बता देता है कि उसका नाम चेन शाओ है। बाय स्टैंडर्ड्स उसकी वेल्थ और गुड लुक्स देखकर इंप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चेन शाओ उस रूड औरत की तरफ देखता है उसका एक्सप्रेशन ठंडा और डार्क हो जाता है। वो क्लियरली कहता है कि ये ट्रीट सब के लिए है, सिर्फ उसके लिए नहीं। फिर कोल्ड आवाज में याद दिलाता है कि वो अभी भी उसके घुटनों पर बैठने का वेट कर रहा है। सिचुएशन पीक पर पहुंच जाती है। बेइज्जती और डर से कांपती हुई वो रूड औरत बोल नहीं पाती। प्रेशर और अपनी खुद की बात के नीचे वो टूट जाती है, फूट फूट कर रोती है और चेन शाओ के सामने घुटनों पर गिर जाती है। चेन शाओ ऊपर से उसे ठंडी नजरों से देखता है और पूछता है कि जब निभा नहीं सकती थी तो इतना अकड़ क्यों दिखा रही थी। शाम को सनसेट के वक्त एक शांत पार्क में चेन शाओ बेंच पर बैठा महंगी आइसक्रीम खा रहा होता है। वो मानता है कि श्वो असैसिन ब्रांड टेस्ट में सच में टॉप क्लास है। आइसक्रीम खत्म करते ही वो अपनी एक सुपरनैचुरल पावर एक्टिवेट करता है। उसके हाथ के पास एक ब्लैक वॉइड अपीयर होता है जिसमें वो अपना शॉपिंग बैग स्टोर कर देता है। वो सोचता है कि ये डायमेंशनल स्पेस आइटम्स को स्टेसिस में रखता है, मतलब खाना हमेशा फ्रेश या गर्म रहेगा। ये उसे सरप्राइज करता है क्योंकि उसकी पुरानी टाइमलाइन में एबिलिटीज अपोकलिप्स के बाद ही अवेकन हुई थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी स्पेशल एबिलिटी भी साथ वापस आ जाएगी। अपने हाथ को देखकर चेन शाओ रियलाइज करता है कि यह मिस्टीरियस स्टोरेज पावर उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होने वाला है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, फ्यूचर इमेजिन करते हुए जहां सारे रिसोर्सेज उसके कंट्रोल में होंगे और सेलिब्रिटीज उसके सामने खाने के लिए भीख मांग रहे होंगे। रियलिटी में वापस आकर वो अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करता है। सेफ हाउस, कोल्ड स्टोरेज, वेपन्स, एनर्जी रिजर्व्स और काम की लंबी लिस्ट सोचकर हल्की सी साई लेता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉलर आईडी पर नाम फ्लैश होता है, लू वान किंग, सेव्ड एज लिटिल फेरी। चेन शाओ ठंडी हंसी के साथ सोचता है कि ये बडलक इतनी जल्दी क्यों आ गया। उसका नाम देखते ही कड़वी यादें वापस आ जाती हैं। पेरेंट्स की डेथ के बाद वो उसकी जिंदगी में एक सेवियर की तरह आई थी, लेकिन वो सिर्फ एक झूठा मास्क था। असल में उसे सिर्फ इनहेरिटेंस चाहिए थी। उसने डाउनटाउन एक लग्जरी कॉन्डो मांगा था, फुल पेमेंट, सिर्फ अपने नाम पर, और साथ ही 8,80,000 युआन का ब्राइड प्राइस। वो उससे इमोशनली मैनिपुलेट करती रही, यहां तक कि उसके एंसेस्ट्रल होम को भी बेचने के लिए प्रेशराइज किया, कहकर कि वो पुराना और बेकार है। चेन शाओ को अपनी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साफ साफ याद आ जाता है। अपोकलिप्स शुरू होते ही जब रिसोर्सेज खत्म हो गए, उसी औरत ने उसे गैंग लीडर के हाथ बेच दिया, सिर्फ अपनी सेफ्टी के बदले। चेन शाओ के लिए वो पल सबसे ज्यादा दर्दनाक था। जिस इंसान को बचाने के लिए उसने सब कुछ दिया, उसने उसे जानवर की तरह बेच दिया। चेन शाओ के दिल में गुस्से की आग भड़क उठती है। इस बार वो कसम खाता है, ना कोई भरोसा, ना कोई रहमत। जो भी उसके रास्ते में आएगा या तो उसके नीचे झुकेगा या फिर अपोकलिप्स में कुचल दिया जाएगा। उसे अपनी पिछली जिंदगी की भयानक मौत याद आ जाती है, जहां उसे जिंदा खा लिया गया था और वो पूरी तरह से मल भी नहीं पाया था। अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है,
क्योंकि वो खुद चलकर उसके पास आ गई है। इस बार वो पूरा हिसाब चुकाने वाला है। जिस लग्जरी होटल में चेन शियाओ ठहरा हुआ होता है, वहां वो फोन उठाता है। वो एक नरम कंसर्न टोन में बात करता है, पूछता है कि उसकी बेब क्यों कॉल कर रही है और क्या सब ठीक है। दूसरी तरफ ल्यू वोंगचिंग बाथरूम बहने हुए बेचारी बनने का नाटक करती है। वो झूठ बोलती है कि वो दोस्तों के साथ बाहर थी और गलती से अपनी गोल्ड नेकलेस खो बैठी, ताकि उसे गिल्ट फील हो। चेन शियाओ अंदर ही अंदर शैतानी मुस्कान छुपाकर उसका साथ देता है। वो कहता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो नहीं खरीद देगा, बल्कि 10 खरीद देगा ताकि वो रोटेट कर सकें। ये सुनकर ल्यू वोंगचिंग शॉक हो जाती है, क्योंकि चेन शियाओ पहले कभी इतना अमीर नहीं था। चेन शियाओ तुरंत ही एक और झूठ गढ़ देता है, कहता है कि उसने क्रिप्टो करेंसी से बड़ा प्रॉफिट कमा लिया है और अब वो सब उस पर खर्च करना चाहता है। वो थोड़ा डाउट करती है, पूछती है कि कहीं ये स्कैम तो नहीं, लेकिन चेन शियाओ कॉन्फिडेंटली कहता है कि अगले राउंड में वो और भी बड़ा कमाने वाला है और कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। वो बताता है कि वो एक मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, लेकिन लोन के लिए एक विटनेस चाहिए। वो उससे मदद मांगता है और लोन अमाउंट का 5% फी ऑफर करता है। एक परफेक्ट बीट। कॉल के दौरान ल्यू वोंगचिंग बाथरूम से टॉवल पहने हुए बाहर आती है। एक बुढ़ा गंजा आदमी शिकायत करता है कि उसे कितनी देर लग रही है। ल्यू वोंगचिंग तुरंत मीठी बन जाती है, उस आदमी को हक करती है और हनी कहकर थोड़ा और वेट करने को बोलती है। अंदर ही अंदर वो कैलकुलेट करती है कि उसे इस बुढ़े के साथ रात गुजारने के सिर्फ 5000 मिलते हैं, जबकि चेन शियाओ सिर्फ एक सिग्नेचर के लिए 50,000 ऑफर कर रहा है। उसे कोई रिस्क नहीं लगता, क्योंकि चेन शियाओ को वो एक डरपोक समझती है जो कभी उसे धोखा नहीं देगा। कॉल खत्म होते ही चेन शियाओ अपने फोन को लाल डरावनी आंखों से देखता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कुछ देर बाद चेन शियाओ एक बड़ी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि ये जगह उसकी पर्सनल फोर्ट्रेस बनेगी। कोर्टयार्ड में कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़े होकर वो बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है और सिर्फ 1 महीने का डेडलाइन देता है। वो अपनी एक्सट्रीम डिमांड्स गिनाना शुरू करता है। विंडोज के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास जिसमें हिडन सिक्योरिटी मैश हो, एक्सटीरियर वॉल्स को 3 मीटर मोटी कंक्रीट से स्ट्रॉन्ग करना जो मैग्नीट्यूड 8 अर्थक्वेक झेल सके, एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जिसमें 72 आवर ऑक्सीजन सप्लाई हो, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, ब्लास्ट प्रूफ डोर्स जिनमें बायोमेट्रिक और मैकेनिकल दोनों लॉक्स हो, रूफ पर सोलर पैनल्स, गारंटीड पावर के लिए जनरेटर, मिलिट्री ग्रेड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम। आखिर में वो समरी देता है, 1 महीने के अंदर ये बिल्डिंग एक कॉम्बैट रेडी बंकर होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर शॉक में घूरता रह जाता है, सोचता है कि क्या चेन शियाओ कोई पैरानॉइड डूम्सडे प्रेपर है जो बहुत ज्यादा साईफाई मूवीज देख चुका है। चेन शियाओ उसकी हिचकिचाहट नोटिस करता है और उस आदमी को चैलेंज करता है, उसके रेज्यूमे का जिक्र करते हुए, जो बिलियनियर्स के लिए डिफेंस मास्टर रह चुका है। कॉन्ट्रैक्टर हिचकिचाते हुए कहता है कि इतनी यूनिक रिक्वायरमेंट्स का बजट बहुत ज्यादा होगा। अचानक कॉन्ट्रैक्टर की लालच जाग उठती है। वो चेन शियाओ को एक और अमीर अजीब आदमी समझकर डिसमिस कर देता है, जिसके पास पैसे ज्यादा हैं पर अकल कम। चेन शियाओ बीच में ही बात काटकर अपने फोन पर 1 मिलियन यूएन का ट्रांसफर दिखा देता है। वो इसे डिपॉजिट बताता है और कॉन्ट्रैक्टर से कहता है कि फाइनल पेमेंट के लिए अपनी प्राइस बता दे। कॉन्ट्रैक्टर जज्बाती हो उठता है, समझ जाता है कि उसे एक ऐसा अमीर बकरा मिल गया है जो उसे जिंदगी भर अमीर बना सकता है। दोनों एक मजबूत हैंडशेक के साथ डील फाइनलाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर जोर देकर कहता है कि वो मटेरियल्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस बनाने का वादा करता है, लेकिन दोनों के अपने अपने छुपे इरादे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि क्लाइंट से हर पैसा निचोड़ लेगा। वहीं चेन शियाओ मन ही मन हंस पड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि अपोकलिप्स आने के बाद वो आदमी कभी फाइनल पेमेंट लेने जिंदा ही नहीं रहेगा। फोर्ट्रेस का अरेंजमेंट हो जाने के बाद चेन शियाओ अपनी सर्वाइवल लिस्ट के बारे में सोचता है। उसे पता है कि मेडिसिन, फूड और एसेंशियल्स जैसी सप्लाईज सबसे आसान चीज हैं, लेकिन जैसे ही वो अपोकलिप्स के असल खतरे के बारे में सोचता है, सोसाइटी के कोलैप्स के बाद इंसानी फितरत, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो जानता है कि सिर्फ मीले वेपन्स काफी नहीं होंगे और असली मुश्किल फायर आर्म्स ढूंढना होगा। सड़क पर चलते हुए चेन शियाओ अपना स्मार्टफोन चेक करता है। वो एक ब्लैक मार्केट कॉन्टैक्ट को मैसेज भेजता है, डायरेक्ट सोर्स और डिस्क्रीट चैनल्स के बारे में पूछता है और परचेज का तरीका जानना चाहता है। कॉन्टैक्ट तुरंत रिप्लाई करता है और आज रात 8 बजे एक स्पेसिफिक एड्रेस पर मिलने को कहता है। साथ ही वार्न करता है कि लेट ना हो।
बाद में चेंशाओ उस जगह पहुंचता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि एक इल्लीगल डील इतनी भीड़-भाड़ वाली पुरानी रेजिडेंशियल एरिया में सेट की गई है। अचानक तेज भागते कदमों की आवाज सन्नाटे को तोड़ देती है। एक डरी हुई जवान लड़की सामने आती है जो 3 गुंडों से बचकर भाग रही होती है, जो उसके पीछे गालियां चिल्लाते हुए दौड़ रहे होते हैं। लड़की बिल्कुल बेबस और डेस्परेट लगती है। वो सीधा चेंशाओ से टकरा जाती है। गुंडे पहुंचकर दोनों को घेर लेते हैं। लीडर गुस्से में चिल्लाता है, उस पर अपने एरिया में चीटिंग का इल्जाम लगाता है और पूछता है कि क्या उसे मरने का शौक है। कांपते हुए लड़की चेंशाओ का बाजू पकड़ लेती है और उसे बचाने की भीख मांगती है। चेंशाओ उसका चेहरा देखता है और शॉक में जम जाता है। वो तुरंत उसे पहचान लेता है, ली यूयू। वो सोचता है कि वो इतनी खतरनाक जगह पर क्या कर रही है। अंधेरी सड़क पर टेंशन बढ़ जाती है। ली यूयू 3 आदमियों से घिर चुकी होती है। एक चेंशाओ को इशारा करके दूर रहने की वार्निंग देता है, जबकि दूसरा रफ तरीके से ली यूयू को पकड़ लेता है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब एक गुंडा ली यूयू के बाल खींचकर उसका सर पीछे की तरफ झटका देता है और वो दर्द से चीखती है। चेंशाओ उस औरत को तीखी नजर से देखते हुए उसका नाम लेता है। उसे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। एक चमकदार चश्मे वाली लड़की जिसे जीनियस गॉडेस कहा जाता था और जिसे अनगिनत लड़के पसंद करते थे। प्रेजेंट में लौटकर चेंशाओ पूरी कॉन्फ्रंटेशन ध्यान से सुनता है। स्लिक हेड लीडर ली यूयू के बालों पर और जोर लगाता है और चीखकर कहता है कि अगर जिंदा जाना है तो पैसा छोड़कर जाए। मोहॉक वाला गुंडा हंसी के साथ अपनी जुबान चाटता है और गंदी मुस्कान के साथ बोलता है कि अगर कैश नहीं है तो अपना जिस्म देकर भुगतान करे। बस इतना सुनना काफी था। चेंशाओ आगे बढ़ता है। उसके इर्द गिर्द एक भयानक ऑरा फैल जाता है। वो गुंडों को घूरकर ठंडी आवाज में कहता है, उसे छोड़ दो। गुंडे और ली यूयू दोनों हैरान हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि ये आदमी अचानक कौन बन रहा है। इंटरप्शन से भड़ककर एक गैंग मेंबर गाली देता हुआ हमला करता है। वो हीरो बनने का ताना मारते हुए बड़ा सा पंच झड़ देता है। चेंशाओ बिल्कुल शांत रहता है। उसकी आंखों में लाल चमक उभर आती है। अगले ही पल वो आसानी से पंच डॉज कर देता है, जैसे समय धीमा हो गया हो। ठग संभल भी नहीं पाता कि चेंशाओ उसकी कलाई को लोहे की पकड़ में जकड़ लेता है। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज के साथ गुंडा चीख उठता है। चेंशाओ एक पल भी नहीं रुकता और सीधा मुंह पर जबरदस्त पंच मारता है। जोरदार इंपैक्ट से आदमी हवा में उड़ता हुआ गली के कचरे पर जा गिरता है। बाकी सब शौक में देखते रह जाते हैं। उसी वक्त चेंशाओ की नजरों के सामने एक सिस्टम विंडो उभर आता है। इंटरफेस बताता है कि टारगेट से फियर और रेज जैसे नेगेटिव इमोशंस डिटेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव इमोशन हार्वेस्टिंग सिस्टम एक्टिवेटेड। चेंशाओ पल भर के लिए जम जाता है। उसे एहसास होता है कि ये एक सिस्टम अवेकनिंग है, एक ऐसी पावर जो उसके पिछले जीवन में कभी नहीं थी। तभी गैंग लीडर गुस्से में ली यूयू को पकड़कर उसकी शर्ट फाड़ देता है। वो चेंशाओ को धमकाता है, बोलता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो उसे जान से मार देगा। अचानक ऊपर बिल्डिंग से एक ईंट जोर से नीचे आती है और सीधा लीडर के चेहरे पर लगती है। जबरदस्त थड के साथ वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। दूसरे 2 गुंडे आंखें फाड़कर देखते रह जाते हैं। अंधेरों से एक आदमी फ्लोरल शर्ट में कूदकर नीचे आता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लैंडिंग के साथ। वो गुंडों का मजाक उड़ाता है, बोलता है कि बेचारी लड़की को तंग करने में शर्म नहीं आती क्या। गुस्से से पागल हुए दोनों गुंडे हथियार लेकर चार्ज कर देते हैं। चेंशाओ सीधा हाथ उठाता है और एक का पंच आसानी से ब्लॉक कर लेता है। उसी पल फ्लोरल शर्ट वाला आदमी बैट वाले गुंडे को हाई किक मारकर हवा में उछाल देता है। चेंशाओ एक और हमले से बचकर साइड होता है, जिससे उसका ओपोनेंट लड़खड़ा जाता है। मौका देखकर चेंशाओ बाल्ड थक के चेहरे पर क्रशिंग पंच देता है। दोनों हीरोज बिल्कुल परफेक्ट सिंक में लड़ते हैं, एक ही वक्त पर अपने अपने दुश्मनों को हवा में उछाल देते हैं। जमीन पर गिरते ही फ्लोरल शर्ट वाला आदमी बिना रहम के अपने अपोनेंट के सीने पर जोर से पांव रख देता है ताकि वो दोबारा खड़ा न हो सके। सब खत्म होने के बाद चेंशाओ और वो अजनबी साथ खड़े होते हैं। पूरी गली पर उनका दबदबा छा जाता है। चेंशाओ लाल चमकती आंखों से पिटे हुए गुंडों को देखता है और ठंडी आवाज में हुक्म देता है, निकल जाओ। गुंडे जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, फियर और डिस्पेयर सक्सेसफुली हार्वेस्टेड। चेंशाओ महसूस करता है कि उसकी स्पेशल स्टोरेज एक्सपैंड हो चुकी है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये सिर्फ शुरुआत थी। चेंशाओ उनके भागते हुए पीठ देखकर हल्की सी स्मर्क करता है। उसे अपनी नई एबिलिटी इमोशंस हार्वेस्ट करना काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो जमीन पर बैठी ली यूयू के पास जाता है और मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। वो शांत आवाज में कहता है कि आज की इस गड़बड़ ने अनजाने में ही सही उसे अपना एक गोल अचीव करने में मदद की।
उसे उठाते हुए चैन शाओ नरमी से पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। ली यूयू शर्मा जाती है, अपने फटे कपड़ों को पकड़ते हुए, और हकलाकर थैंक्स कहती है। वो बताती है कि उसे कुछ जरूरी काम है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। चैन शाओ पीछे से बस इतना कहता है, केयरफुल रहना। लड़की के जाते ही फ्लोरल शर्ट वाला आदमी पास आता है। वो मुस्कुराते हुए चैन शाओ की तारीफ करता है, बोलता है कि हीरो बन के ब्यूटी सेव करने का स्टाइल बुरा नहीं था। फिर वो अपना नाम बताता है, मू चांग। चैन शाओ तुरंत समझ जाता है, यही वो बंदा है जिससे उसे मिलना था। वो सीधा बोल देता है कि वही बायर है जिसका मू चांग इंतजार कर रहा था, और इस अजीब कोइंसिडेंस पर थोड़ा अम्यूज्ड भी होता है। अचानक मू चांग ड्रामेटिक तरीके से मार्शल आर्ट्स पोज ले लेता है और एक अजीब सा सीक्रेट कोड बोलता है, हेवनली किंग सप्रेसेस द अर्थ टाइगर, जैसे चैन शाओ को टेस्ट कर रहा हो। चैन शाओ बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड रहता है। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरता है और कैजुअली बोल देता है, तो थोड़ा सा चुचिया है क्या? तुरंत सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मू चांग के सिर के ऊपर नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, डम्बफाउंडेड और ऑकवर्ड इमोशंस हार्वेस्टेड। चैन शाओ हंसकर बोलता है कि वो बस मजाक था। फिर वो मू चांग के कंधे पर हाथ रखकर उसे साइड ले जाता है बिजनेस की बात करने के लिए। रात के वक्त दोनों एक शांत और सेक्लूडेड घर पहुंचते हैं। अंदर मू चांग एक बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर एक हैंडगन होती है। वो बताता है कि ये एक ड्यूरेबल रशियन मॉडल है, लेकिन एमो मिलना मुश्किल है। चैन शाओ गन को हाथ में लेकर ध्यान से इंस्पेक्ट करता है। मू चांग उसकी फाइटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और बोलता है कि दोस्ती के नाते वो उसे फ्रेंडशिप प्राइज दे रहा है, लेकिन उसकी नजर चैन शाओ पर टिकी हुई है। कैलकुलेशन साफ दिख रहा है। अचानक चैन शाओ चीकी ग्रिन देता है। गन पकड़ते हुए वो कैजुअली बोलता है कि साथ में एक फ्री सप्रेसर, थोड़ा एक्स्ट्रा एमो और ऊपर से वारंटी भी चाहिए। मू चांग ऑलमोस्ट हिल जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो पहले ही फ्रेंडशिप प्राइज दे रहा है और पूछता है कि क्या चैन शाओ समझ रहा है या नहीं। उसके दिमाग में घूमता है कि कोई और होता तो डबल प्राइज देने को तैयार होता, और ये बंदा वारंटी और फ्रीबीज मांग रहा है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मू चांग उंगली दिखाकर चिल्लाता है, बोलता है ये कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जो वारंटी मिले, और ताना मारता है कि इतना ही शौक है तो सीधा लूट ही लो। इसी बीच चैन शाओ का सिस्टम क्वाइटली काम करता रहता है। शॉक, हार्ट एक और स्पीचलेसनेस सब हार्वेस्ट हो जाता है। सेटिस्फाइड होकर चैन शाओ मुस्कुराता है। वो एक्स्ट्रा डिमांड्स छोड़ देता है, ओरिजिनल प्राइस एक्सेप्ट करता है और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता है। डील कंप्लीट। बाहर निकलते हुए वो सोचता है, फोर्ट्रेस रेडी, सप्लाईज अरेंज हो रहे हैं, वेपन मिल गया, अब सिर्फ एक काम बाकी है। रात में एक लग्जरी होटल शहर की रोशनियों में चमक रहा होता है। पेंट हाउस में लू वन चिंग लाल इवनिंग गाउन पहने शहर को देख रही होती है। चैन शाओ पीछे से आकर उसे बाहों में ले लेता है। ल्यू वन चिंग थोड़ा कंप्लेन करती है, पूछती है कि ये लोन वाला प्लान कहीं रिस्की तो नहीं। चैन शाओ बिल्कुल स्मूथ तरीके से झूठ बोलता है, कहता है उसका सिग्नेचर बस फॉर्मेलिटी है और वो कभी उसे धोखा नहीं देगा। अंदर ही अंदर ल्यू वांग चिंग स्मर्क करती है, बिल्कुल चैन शाओ की तरह। दोनों अपने अपने खेल खेल रहे होते हैं। उसे याद आता है कि चैन ने एक बार उसके हैंडबैग के लिए अपना खून तक बेच दिया था, और वो पूरी तरह से यकीन कर चुकी होती है कि वो इतना बड़ा स्पाइनलेस है कि कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। बाद में लोन शार्क ज़ैंग यांग के ऑफिस में लियू वैंगचिंग मॉब बॉस के सामने बैठी होती है। ज़ैंग यांग उसकी डिसाइसिवनेस की तारीफ करता है जब वो साइन करने के लिए तैयार होती है। जैसे ही वो साइन करती है, ज़ैंग यांग उसे एक शिकारी नजर से देखता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि ये बेवकूफ औरत समझ रही है वो सिर्फ गारंटर है, जबकि असल में कॉन्ट्रैक्ट सारा कर्जा उसके नाम ट्रांसफर कर देता है। ज़ैंग यांग सिगार जलाता है और खौफनाक मुस्कान के साथ सोचता है कि जब वो पेमेंट नहीं कर पाएगी तब क्या होगा। वो उसे हवस भरी नजरों से देखता है, फैसला करता है कि जब पैसा नहीं दे पाएगी तो अपना जिस्म देकर चुकाना पड़ेगा। सोफा पर बैठे चैन शाओ शांत रहकर यह सब होता हुआ देखता है और खुद से सैटिस्फाइड महसूस करता है। वो सोचता है कि लियू वैंगचिंग की लालच ही उसे चाहिए थी, क्योंकि उसके सिग्नेचर ने एक सेल डीड का काम किया और उसके सेफ हाउस के लिए फंड सिक्योर हो गए। बाद में चैन शाओ अपनी फोर्टिफाइड बिल्डिंग के बाहर कॉन्ट्रैक्टर के साथ खड़ा होता है। कॉन्ट्रैक्टर उसे यकीन दिलाता है कि घर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रीइंफोर्स किया गया है, हीट इंसुलेशन और ब्लास्ट प्रूफिंग के साथ, और फक्र से बोलता है कि यह न्यूक्लियर ब्लास्ट तक झेल सकता है। सैटिस्फाइड होकर चैन शाओ पेमेंट दे देता है। कॉन्ट्रैक्टर लालची मुस्कान के साथ पैसा ले लेता है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी बात करता है, बिल्कुल अनजान कि जल्दी ही पैसा बेकार हो जाएगा। अपने फोर्ट्रेस में अकेला चैन शाओ टैबलेट के साथ वेट करता है। अचानक न्यूज अलर्ट आता है, अनप्रेसिडेंटेड और इंटेंस सोलर फ्लेयर एक्टिविटी। टीवी पर न्यूज एंकर गंभीर आवाज में रिपोर्ट करती है कि पूरी दुनिया को लगातार एक्सट्रीम हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा।
जैसे ही ब्रॉडकास्ट सिटीजन्स को रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बचने के लिए सावधान करता है, चैन शायो शांति से अपनी हैंडगन साफ करता है। वो वेपन को पास लाता है, उसका चेहरा अंधेरा और फोकस्ड होता है और धीरे से खुद से कहता है कि वक्त आ चुका है। कमरे की ओमिनस लाल रोशनी में चैन शायो गन को साइड में पकड़कर खड़ा होता है, कंफर्म करता है कि अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। उसकी आंखें सख्त और डिटर्मिनेशन से भरी होती हैं। वो खिड़की के पास जाकर शहर को देखता है। आसमान में एक भयंकर जलती हुई सोलर फ्लेयर छाई होती है, जो पूरी दुनिया को डरावने आग के रंग में नहला देती है। जैसे ही तबाही शुरू होती है, टीवी पर न्यूज एंकर बताती है कि एक मैसिव सोलर फ्लेयर अर्थ से टकरा चुकी है। वो चेतावनी देती है कि ग्लोबल टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे हैं और लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह देती है। गर्मी तुरंत और दबाव वाली होती है। पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है और चैन शायो समझ जाता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। पूरा शहर चमकती हुई रोशनी में जल रहा होता है, जैसे सूरज ने पूरी मेट्रोपोलिस को भट्टी बना दिया हो। लोग पहले ही तकलीफ में हैं। एक औरत अपने चेहरे पर पानी छिड़ककर जलती हुई स्किन को ठंडा करने की कोशिश करती है। पसीने में भीगी हुई वो बालकनी पर झुककर शिकायत करती है कि मौसम उसे मार रहा है और सोचती है ये कब तक चलेगा। सड़क पर फूलदार शर्ट पहने मोटा दुकान मालिक मेगाफोन पकड़कर चिल्लाने लगता है। वो डरे हुए पड़ोसियों को बताता है कि टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा और सप्लाई शॉर्टेज होने वाली है। उन्हें वार्निंग देता है कि रैशनिंग शुरू होने से पहले उसका आखिरी स्टॉक खरीद लो। दुकान का मालिक अपने माथे से पसीना पोंछता है। उसे डिजास्टर की कोई चिंता नहीं होती। वो बस ग्रिन करता है, सोचता है कि ये हीट वेव पैसा बनाने का परफेक्ट मौका है। कुछ औरतें उसकी स्टॉल के पास आती हैं और उससे पानी वाले तरबूज का प्राइस कम करने को कहती हैं। उनमें से एक झुककर फल चेक करती है। दुकान का मालिक उसे घूरती हुई हवसी नजर से नीचे देखता है, क्लियरली सेल से ज्यादा उसके जिस्म में इंटरेस्ट लेता हुआ। क्रीपी स्माइल के साथ आगे झुककर वो बोलता है कि अगर 2 तरबूज खरीदोगी तो डिस्काउंट और फ्री टिश्यूज का पैक दे देगा। फिर वो सजेस्ट करता है कि रात को उसके घर आ जाना एसी एंजॉय करने के लिए। अनकंफर्टेबल होकर वो औरतें जल्दी से मना कर देती हैं। फिर भी वो हार नहीं मानता और औरत के चेहरे के बहुत पास झुककर प्रेशर डालता है। कहता है कि अभी खरीद लो, क्योंकि कल शायद खाना बिकने के लिए मिले ही ना। लेकिन जब 2 आदमी पानी का दाम कम करने को कहते हैं तो उसका एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। वो गुस्से में उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके चिल्लाता है कि वो छोटा बिजनेस चलाता है और बार्गेनिंग बिल्कुल अलाउ नहीं है। जब लालची मालिक सप्लाई का एक बॉक्स उठाकर ले जा रहा होता है, उसे पता नहीं होता कि चैन शाओ छाया में खड़ा उसे ठंडी खामोश नजर से देख रहा है। चैन शाओ की आंखें सख्त हो जाती हैं जैसे ही वो उस दुकान के मालिक को पहचान लेता है, ली दाओफू। ये मुलाकात उसकी पिछली जिंदगी की एक दर्दनाक याद जगा देती है। इसी दुकान की एक शर्मनाक घटना। उसे याद आता है कैसे लीफू भीड़ के सामने चिल्लाया था, छोटे चैन शाओ पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए, और कह रहा था कि उसने उसे रंगे हाथ पकड़ा है। ली दाओफू ने जवान चैन शाओ का हाथ जोर से मोड़ दिया। जब लड़का समझाता है कि उसने सिर्फ गिरी हुई चीज उठाई थी, लीफू उसे मजाक उड़ाता है, विश्वास करने से मना कर देता है और पैसे मांगता है। उस याद में आसपास के लोग उसे जज करते हैं, उसकी परवरिश पर बातें बनाते हैं और उसकी खामोशी को गुनाह की स्वीकृति समझ लेते हैं। घबराया हुआ और डरा हुआ छोटा चैन शाओ रोता है और हकलाकर कहता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। अब चैन शाओ दुकान में शांत और सीधा खड़ा होता है। कमरे की खामोशी उसकी पुरानी शोर भरी यादों से बिल्कुल उलट होती है। उसकी नजर शेल्फ पर लगे एक प्राइस टैग पर पड़ती है। अनियन पोटैटो चिप्स का एक सिंपल पैकेट 50 युआन में बिक रहा होता है। ऊपर मैनेजर रिकमेंडेशन लिखा होता है। चैन शाओ पैकेट उठाता है और तन से लाफू से पूछता है कि क्या ये चिप्स सोने के बने हैं या हीट स्ट्रोक से बचाते हैं जो इतने महंगे हैं। पसीने से भीगा लीफू झुंझलाकर पीछे मुड़ता है। चैन शाओ का सिस्टम एक्टिवेट होता है और नोटिफाई करता है कि उसने शॉप ओनर से डिसडेन +3 हार्वेस्ट किया है। सब्र खोते हुए लाफू चैन शाओ के हाथ से चिप्स छीन लेता है और चिल्लाता है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो यहां से निकल जा। सिस्टम फिर से बचता है। इरिटेशन +6 डिटेक्ट होता है। बिना हिले चैन शाओ स्मर्क करता है। वो आगे झुककर बॉस को छेड़ता है, कहता है कि वो खजाना जमा कर रहा है और ठंडी आवाज में ऑमिनसली वार्न करता है कि चोरों से बच के रहना। लीफू रुक जाता है, धमकी से कंफ्यूज्ड। अगले ही पल लीफू गुस्से से फट पड़ता है। चैन शाओ की तरफ उंगली पॉइंट करता है। वो पूछता है कि कौन है जो उसे बद्दुआ दे रहा है और धमकी देता है। कहता है कि गर्मी ने उसे पागल कर दिया है, लेकिन चैन शाओ बिल्कुल शांत रहता है। वो पूछता है कि क्या लाओफू को हाल ही में नींद ना आने, रात को पसीना आने और घुटनों में कमजोरी की प्रॉब्लम हो रही है। अचानक पकड़ा जाकर लीफू का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और वो मान लेता है कि हाँ, उसे ये सब हो रहा है। लीफू घबरा जाता है और बोलता है कि कहीं वेयरहाउस का बुरा
बुरा फेंग शुई ही उसकी प्रॉब्लम्स का रीजन तो नहीं। चेन शाओ पास झुककर दुकान के मालिक का चेहरा पकड़ लेता है। गंभीर आवाज में बोलता है कि लिए दाओफू का यिन तंग काला पड़ चुका है, ये एक बहुत बुरा शगुन है। अचानक चेन शाओ जोर से लाफू के गाल पर थप्पड़ मार देता है, जिससे वो घूम जाता है और उसकी आंखें फोकस खो देती हैं। चेन शाओ अपनी थोड़ी रगड़ता है और कैजुअली बोलता है कि उसमें डेफिशिएंसी है। गुस्से से पागल लाफू संभलकर चेन शाओ को लात मारने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि उसकी पूरी फैमिली ही डेफिशिएंसी वाली है। चेन शाओ आसानी से अटैक डॉज कर लेता है। जब लीताफू भड़कता रहता है, चेन शाओ कैजुअली एक लॉलीपॉप उठाता है और मजाक उड़ाते हुए उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह देता है। वार्निंग देता है कि गुस्सा सेहत के लिए खराब होता है। जाते हुए चेन शाओ एक सिक्का उछाल देता है और ठंडी आवाज में बोलता है कि अगर लाओफू संभल कर नहीं रहा तो शायद कम उम्र में ही मर जाए। लीफू गुस्से से कांपने लगता है। सिक्का जमीन पर गिरता है मेटालिक आवाज के साथ। तुरंत सिस्टम लाल रोशनी में चमक उठता है और नोटिफाई करता है कि चेन शाओ ने बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशन हार्वेस्ट किया है। गुस्से से भरे शॉपकीपर से एंगर +20। कुछ घंटे बाद एक काली बिल्ली अंधेरे सुपरमार्केट के एंट्रेंस के पास से दौड़कर निकल जाती है। चेन शाओ ग्लास डोर्स के सामने खड़ा अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उसे याद आता है कैसे वो बुलिंग के वक्त अपना गुस्सा की जाता था और कसम खाता है कि इस जिंदगी में वो सब कुछ ब्याज के साथ वापस लेगा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आती है जब वो अपना सिस्टम चेक करता है। लाफू से हार्वेस्ट किए गए इमोशंस उसकी स्पेशल स्टोरेज एबिलिटी के एक्सपेंशन के लिए बिल्कुल काफी होते हैं। चेन शाओ तुरंत एक्शन लेता है। इन नेगेटिव इमोशंस का यूज करके वो अपनी एबिलिटी अपग्रेड करता है और अपनी स्पेशल स्टोरेज को और 200 क्यूबिक मीटर्स तक बढ़ा देता है। वो अपना हाथ उठाता है और उसकी हथेली में घूमता हुआ काला वॉइड उभर आता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने के लिए तैयार है। बदले की तैयारी करते हुए उसके होठों पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान होती है। अगली सुबह दुकान के बाहर पक्षी शांति से चहचहा रहे होते हैं। अभी तक पिछली तकरार से उभर रहा लाफू अपनी शॉप की तरफ चलता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके साथ क्या होने वाला है। पास ही झाड़ियों से चेन शाओ उसे देख रहा होता है। अचानक लाफू जम जाता है। उसका जबड़ा खुला रह जाता है जब वो अपने सुपरमार्केट के ग्लास डोर्स के अंदर देखता है। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर जाता है और रूम के बीच में सुन्न खड़ा रह जाता है। सच्चाई उस पर टूट पड़ती है। जो शेल्फ्स पहले महंगे सामान से भरी होती थीं, अब बिल्कुल खाली हैं। हर चीज गायब हो चुकी होती है, सिर्फ नंगी मेटल रैक्स बची होती है। लीफू का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। उसका दिमाग दौड़ने लगता है, सोचता है उसका सारा माल आखिर गया कहां। गुस्सा संभाल न पाते हुए वो अपना सर पकड़कर चीखता है, पूछता है कौन है जिसने उसे लूट लिया। दूर अपने सेफ हाउस में चेन शाओ ली दाओ के ब्रेकडाउन का लाइव वीडियो देख रहा होता है। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि लियाफू के दर्द और तकलीफ से 66 नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स जनरेट हुए हैं। चेन शाओ शांति से ठंडी सोडा की एक सिप लेता है। दुश्मन को तड़पता देखकर उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ जाती है, अपनी छोटी सी पर दिल को सुकून देने वाली बदलाखोरी को एंजॉय करता हुआ। वेयरहाउस के अंदर ली दाफू पैनिक में चिल्लाता है, पूछता है कि रात भर में उसका पूरा स्टॉक कौन चुरा कर ले गया। प्रेशर में आकर वो घुटनों पर गिर जाता है, फ्रस्ट्रेशन में चीखने लगता है। कंफ्यूज्ड कस्टमर्स की एक भीड़ सब देख रही होती है। वो सोचते हैं कि सुपरमार्केट सच में खाली है या ली दाफू बाद में प्राइसेस बढ़ाने के लिए ड्रामा कर रहा है। दो औरतें आपस में एक अफवाह डिस्कस करती हैं कि किसी ने कल रात वेयरहाउस के अंदर एक डार्क शैडो को फ्लोट करते देखा था। ये सुनते ही ली दाफू का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे लगता है उसकी दुकान शायद हॉन्टेड हो। एक इनविजिबल सिस्टम इंटरफेस अपीयर होता है, भीड़ से आने वाली नेगेटिव इमोशंस को टैली करता हुआ। चेन शाओ सब कुछ एक सैटिस्फाइड स्माइल के साथ देख रहा होता है, पोटैटो चिप्स खाते हुए। ली दाफू के स्टेबल इमोशनल आउटपुट को ऑब्जर्व करता हुआ। चेन शाओ स्नैक खाता रहता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे सिनिस्टर हो जाता है। उसकी आंखें लाल ग्लो करती हैं जब वो और ज्यादा इमोशंस हार्वेस्ट करने के लिए आग में घी डालने का डिसीजन लेता है। वो ली दाफू के पास से गुजरता है और जोर से कमेंट करता है कि चिप्स कितनी अच्छी स्मेल कर रही हैं, ताकि सबका अटेंशन आए। ली दाफू चेन शाओ के हाथ में चिप्स के पैकेट को घूरता है और रियलाइज करता है कि पैकेजिंग उसके मिसिंग स्टॉक से मैच करती है। उसका शौक गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उसे लगता है चेन शाओ उसका चुराया हुआ माल खा रहा है। चेन शाओ पैकेट उठाकर ली दाफू का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या ये चिप्स सोने की बनी है जो इतनी महंगी बेची जा रही हैं। वो टॉन्ट करता है कि ट्रेजर्स को होर्ड करने से चोर अट्रैक्ट होते ही हैं। गुस्से में ली दाफू उसका हाथ झटक देता है और ज्यादा भड़क कर वो चेन शाओ की कलाई पकड़ लेता है, डिमांड करता है कि बताओ स्नैक्स कहां से लाए हो, और सीधा चोरी का इल्जाम लगा देता है। चेन शाओ पहले शॉक्ड होने का नाटक करता है, फिर शांत आवाज में पूछता है कि क्या उसके पास अपने एक्यूजेशंस का कोई प्रूफ है। स्मर्क करते हुए चेन शाओ वार्निंग देता है कि बिना सबूत के झूठे इल्जाम लगाने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वो खाली सुपरमार्केट की सफाई का मजाक उड़ाता है और इंसल्ट करते हुए बचे हुए चिप्स उसे ऑफर कर देता है। बेचैन होकर ली दाफू चेन शाओ को स्केपगोट बनाने का डिसीजन लेता है। वो जोर जोर से झकझोर कर कहता है कि चोरी उसी ने की है, क्योंकि कल वो प्राइसेस को लेकर कंप्लेन कर रहा था।
सिस्टम शॉप ओनर के गुस्से में एक शार्प स्पाइक रजिस्टर करता है। चेन शियाओ भीड़ की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या ली दाफू को लगता है चिप्स सिर्फ यहीं मिलती हैं? वो क्लेम करता है कि दुकान का ओनर एक इनोसेंट कस्टमर को फंसा रहा है। लोग भी अग्री करते हैं कि चिप्स तो हर जगह मिलती हैं। ली दाफू पसीने पसीने हो जाता है, कंफ्यूज्ड होता है कि ये वीक सा लड़का अचानक इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। चेन शियाओ एक बेट प्रपोज करता है। अगर ली दाफू को चुराया हुआ माल उसके घर में मिल जाता है तो वो उसकी वैल्यू का 10 गुना पे करेगा। अगर नहीं मिला तो ली दाफू को अपना बैकअप जनरेटर देना पड़ेगा। गुस्से में अंधा हो चुका ली दाफू एक्सेप्ट कर लेता है। चेन शियाओ के चेहरे के बिल्कुल पास आकर कसम खाता है कि वो उसे एक्सपोज करेगा। ग्रुप चेन शियाओ के रेजिडेंस की तरफ निकलता है और भीड़ भी पीछे पीछे चल पड़ती है। अंदर जाते ही ली दाफू घर की शानो शौकत देखकर हिल जाता है। शॉक्ड होता है ये देखकर कि चेन शियाओ इतना ज्यादा अमीर है। महंगी डेकोरेशन और क्रिस्टल शैंडलियर देखकर वो हैरान रह जाता है। वार्डरोब खोलने पर जब उसे हाई एंड कपड़ों से भरी अलमारी मिलती है तो वो और भी सरप्राइज्ड हो जाता है। ली दाफू घबराहट में हर जगह सर्च करता है, फ्रिज चेक करता है और गोल्ड बार से भरा एक सेफ भी खोलता है, लेकिन कहीं भी चुराए हुए चिप्स नहीं मिलते। धीरे धीरे पैनिक सेट इन हो जाता है जब ली दाफू को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। चेन शियाओ उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है क्या वो नेक्स्ट फ्लोर बोर्ड्स भी फाड़कर चेक करना चाहता है। बेइज्जती महसूस करते हुए ली दाफू हिचकिचाते हुए कहता है कि और सर्च करने की जरूरत नहीं है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो जाने लगता है, चेन शियाओ का सिस्टम एम्बैरसमेंट का एक स्ट्रॉन्ग सर्च रजिस्टर करता है। चेन शियाओ उसे रोक लेता है, उसकी शर्ट पकड़कर याद दिलाता है जनरेटर वाली बेट के बारे में। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़कर पसीने में भीग चुके शॉपकीपर पर प्रेशर डालता है, पूछता है क्या वो अपनी बात से मुकर जाएगा। फंस चुका ली दाफू चेन शियाओ से कहता है एक स्टेप पीछे लेने को और बात को छोड़ देने को। बिल्कुल भी रहम न दिखाते हुए चेन शियाओ पूछता है कि जब उसने उसे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाया था तब ली दाफू ने क्यों स्टेप बैक नहीं लिया। सिस्टम इम्पेशेंस का एक और स्पाइक रजिस्टर करता है। ऑन लुकर्स को उसकी बेईमानी पर हंसते सुनकर ली दाफू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो चिल्लाता है कि उसने चेन शियाओ को मौका दिया था और गुस्सा में एक पंच मार देता है, लेकिन चेन शियाओ आसानी से उसे पकड़ लेता है। चेन शियाओ शॉपकीपर की कलाई को जोर से मरोड़ देता है। ली दाफू दर्द से चीख उठता है, घुटनों पर गिर जाता है, चिल्लाता है कि उसका हाथ टूट रहा है। सिस्टम पेन का एक मैसिव सर्ज डिटेक्ट करता है। दर्द बर्दाश्त न कर पाते हुए ली दाफू हार मान लेता है और वादा करता है कि वो तुरंत जनरेटर शिफ्ट कर देगा। चेन शियाओ ठंडी नजरों से उसे घूरता है और वार्निंग देता है कि टेम्परेचर बढ़ने से पहले काम जल्दी करे। वो पॉइंट आउट करता है कि जनरेटर के बिना आने वाली पावर राशनिंग में ली दाफू बहुत सफर करेगा। सिस्टम चेन शियाओ को रिवॉर्ड देता है, ह्यूमिलिएशन, पेन और फियर के लिए काफी सारे पॉइंट्स टैली करता हुआ। अचानक चेन शियाओ एक नोटिफिकेशन नोटिस करता है। उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर लियू वानचिंग का नाम दिखाई देता है। वीडियो कॉल पर लियू वानचिंग गुस्से में होती है। वो कंप्लेन करती है कि 2 दिन से डेट कलेक्टर्स उसका पीछा कर रहे हैं। चेन शियाओ बिल्कुल डिटैच दिखता है जब लियू वानचिंग चीख कर पूछती है कि फॉर्मेलिटी डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद भी उसे स्टॉक क्यों किया जा रहा है। वीडियो कॉल पर गुस्से से भरी लियू वानचिंग सच पूछती है, डिमांड करती है कि बताओ हाई गैंग मेंबर्स उसे क्यों ढूंढ रहे हैं और चेन शियाओ पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। टूटा हुआ दिल दिखाने का नाटक करते हुए चेन शियाओ अपने अपार्टमेंट में चलता है। वो पूछता है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद भी वो उस पर भरोसा क्यों नहीं करती। अंदर ही अंदर उदास होने का एक्ट करते हुए वो स्मर्क करता है। उसे रियलाइज होता है कि जैंग यांग गैंग के वो परवर्ट्स उससे भी ज्यादा इम्पेशेंट है डेट कलेक्ट करने के लिए जितना उसने सोचा था। फ्रिज के पास खड़े होकर वो कैजुअली लियू वानचिंग से पूछता है कि क्या गैंग को पता है वो कहाँ रहती है और उन्होंने क्या कहा। स्ट्रेस में अपना अंगूठा चबाती हुई लियू वानचिंग कहती है कि उन्हें एड्रेस नहीं पता क्योंकि वो बैक रोड से आई थी। वो चेन शियाओ को वार्निंग देती है कि कोई ट्रिक्स न खेले। चेन शियाओ शांत आवाज में उसे कहता है ओवरथिंक ना करे, हो सकता है उसने किसी रैंडम लोगों को गैंग मेंबर समझ लिया हो। वो अपने ठंडे एयर कंडीशन रूम में बैठ जाता है। उसके सामने ग्रिल्ड सैल्मन, सलाद और ठंडी सोडा का एक लग्जरी मील रखा होता है जो बाहर की गर्मी से बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट करता है। कैमरा के थ्रू टेबल पर खाना देखकर लियू वानचिंग का एक्सप्रेशन गुस्से से शॉक में बदल जाता है। वो डिसबिलीफ में घूर कर पूछती है कि इतनी गर्मी और राशनिंग के बीच उसके पास अभी भी इतना फ्रेश खाना कैसे है। चेन शियाओ कैमरा के सामने कोक का कैन उठाकर दिखाता है, बोस्ट करता है कि उसके पास और भी काफी स्टॉक है। क्यूरियस होकर लियू वानचिंग पूछती है कि क्या उसके पास सच में बहुत ज्यादा सप्लाईज हैं। बेड पर बैठी हुई उसका एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगता है। सप्लाईज की कमी देखकर लियू वानचिंग सोचने
लगती है कि कहीं चेन शाओ सच में अमीर तो नहीं हो गया। चेन शाओ अपना ठंडा ड्रिंक सिप करता है और उसे छेड़ते हुए कहता है कि इस गर्मी में उसे कुछ खाने की जरूरत है। फिर वो कैमरा के बिल्कुल सामने फ्रेश सैल्मन का एक बाइट लेता है। इतनी हाई क्वालिटी फूड देखकर लियू वांचिंग शॉक हो जाती है। बेड पर लेटी हुई उसे भूख का जोर का एहसास होता है। दिल ही दिल में वो चाहती है काश वो भी वही मील खा सकती। चेन शाओ झूठी कंसर्न दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसके पास खाने के लिए काफी है, जबकि अंदर से वो उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। वल्नरेबल बनने का एक्ट करते हुए वो झूठ बोलता है कि अकेला रहने से उसे डर लगता है। मौका महसूस करके लियू वांचिंग मैनिपुलेटिव सी मुस्कान दिखाती है। वो कहती है कि डेट कलेक्टर्स अभी भी आसपास घूम रहे हैं। सिडक्टिव टोन में सिगरेट पीते हुए वो चेन शाओ से पूछती है क्या वो कुछ दिन उसके घर रह सकती है। वो एरोगेंट अंदाज में सजेस्ट करती है कि शेल्टर के बदले वो उसका साथ दे सकती है। चेन शाओ खाना खाते हुए ग्रीन करता है। उसके मन में आता है कि वो बेट में आ चुकी है और वो उसे सस्ता कहकर मॉक करता है। बाहर से वो साथ देता हुआ कहता है कि पहले कभी उसने उसे अपने यहां आने नहीं दिया। वो ऑफर करता है कि रात को जब ठंडक होगी तब उसे पिक कर लेगा, बस उसे अपना एड्रेस दे दे। लियू वांचिंग पास्ट को इग्नोर करते हुए कहती है कि सिचुएशन स्पेशल है, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। वो मान जाती है और अपनी लोकेशन भेज देती है। चेन शाओ फोन को डार्क एक्सप्रेशन के साथ देखता है और उसे कहता है कि घर पर ओबीडियंटली वेट करे। ट्रैप से बिल्कुल अनजान लियू वांचिंग रिलैक्स करती है और चेन शाओ का मजाक उड़ाती है। उसे लगता है वो अभी भी वही लूजर है जो थोड़ी सी मिठास पर पूंछ लाने लगता है। चेन शाओ फोन देखकर स्मर्क करता है, उसके एटीट्यूड चेंज पर अम्यूज्ड। जो औरत पहले खुद को बहुत ऊपर समझती थी, आज सिर्फ एक बाइट फूड के लिए अपना एड्रेस दे रही है। तभी उसके ख्याल तेज नॉकिंग से टूट जाते हैं। बाहर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक हो रही होती है। एक मिडिल एज्ड औरत और एक छोटा लड़का दरवाजा पीट रहे होते हैं, चेन शाओ को खोलने का ऑर्डर देते हुए। चेन शाओ दरवाजे के पास जाकर सुनता है और फिर खोलता है। सामने उसकी नेबर आंटी वांग खड़ी होती है। वो सार्केस्टिकली ग्रीट करता है और पूछता है क्या चाहिए। आंटी वांग ठंडी हवा महसूस करते हुए जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करती है। वो कहती है उसका एसी खराब हो गया है और बच्चा गर्मी हैंडल नहीं कर पा रहा। नेबर होने के नाम पर एंट्री मांगती है। चेन शाओ उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। वो ठंडे अंदाज में उसे याद दिलाता है जब वो छोटा था और अपनी मां के साथ बॉटल्स उठाता था, तब उसने उन्हें भिखारी कहा था और सिक्योरिटी से भगवा दिया था। फ्लैशबैक में वो जालिम सीन दिखाई देता है जहां आंटी वांग ने उन्हें स्कैवेंजिंग के दौरान जलील किया था। प्रेजेंट में लौटकर आंटी वांग गुस्से से भर जाती है। वो अपनी पुरानी क्रूअल्टी को डिसमिस करते हुए चिल्लाती है कि ये सब सालों पहले हुआ था और अब मैटर नहीं करता। वो चेन शाओ पर ग्रजेस रखने का इल्जाम लगाती है और चिल्लाती है कि उसमें कोई कंपैशन नहीं है। चेन शाओ सार्कास्टिकली मानता है कि हाँ उसमें कंपैशन नहीं है, लेकिन एसी जरूर है। वो जोर से दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आंटी वांग गुस्से में दरवाजा पीटती रहती है, गालियां देती हुई चिल्लाती है कि उसे अपने पेरेंट्स की अर्ली डेथ डिजर्व होती है क्योंकि वो अनपढ़ है। उसका गुस्सा चेन शाओ के सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो नेगेटिव इमोशंस के स्पाइक्स डिटेक्ट करता है, कैटेगरी एंगर। अंदर चेन शाओ अंधेरे में खड़ा रहता है। वो बिल्कुल चुप रहता है, चेहरे पर एक इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ, गालियों को इग्नोर करता हुआ। वो अपनी डेस्क पर जाता है और एनोनिमिटी इंश्योर करने के लिए अपने फोन का सिम कार्ड चेंज करता है। कंप्यूटर पर बैठकर वो एक कॉन्टैक्ट डायल करता है जो ढाई गैंग के नाम से सेव्ड होता है। चेन शाओ गैंग को बताता है कि उसके पास लियू वांचिंग का एड्रेस है। वो लोकेशन भेजता है और स्पेशली बताता है कि वो अकेली रहती है और आसानी से मिल सकती है। अपनी फोर्ट्रेस में सिक्योर महसूस करते हुए वो बालकनी पर जाता है। शहर को देखते हुए वो लियू वांचिंग का नाम लेता है और कहता है कि अब शो शुरू होने वाला है। उधर लियू वांचिंग मिरर के सामने खुद को देखकर खुश हो रही होती है, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि वो जल्दी ही चेन शाओ के एयर कंडीशन फोर्ट्रेस में शिफ्ट होने वाली है। बेड के किनारे बैठकर वो अपनी एरोगेंट फैंटेसीज में खो जाती है। वो इमेजिन करती है कि चेन शाओ उसके सामने घुटनों पर बैठा है और उसकी सर्विस कर रहा है। उसे पूरा यकीन होता है कि लग्जरी और केयरफ्री लाइफ ही उसके स्टेटस के लायक है। बिल्कुल रिलैक्स्ड होके वो पीछे लेट जाती है और सिगरेट जलाकर चेन शाओ का वेट करती है। तभी अचानक दरवाजे पर नॉकिंग होती है। ये सोचकर कि उसका बॉयफ्रेंड आ गया है, वो फेक स्माइल के साथ जल्दी से दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वो विजिटर का मजाक उड़ाती है, कहकर कि वो कितना ईगर है उसे प्लीज करने के लिए। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह प्योर शॉक और हॉरर आ जाता है। चेन शाओ के बदले उसके सामने मॉब बॉस चैंग यांग और उसके आदमी खड़े होते हैं। डर के मारे कांपते हुए वो पूछती है कि उन्हें उसका एड्रेस कैसे मिला।
जैंग यांग बिना दया के उसे जोर से थप्पड़ मार देता है और याद दिलाता है कि 2.5 गैंग का पैसा आज ड्यू है। ल्यू वॉन्चिंग घबराकर फ्लोर पर गिर जाती है। वो चीखकर कहती है कि पैसा चेन शाओ ने बोरो किया था और उसने ही उसे पेपर साइन करवाकर फंसा दिया। उनसे भीख मांगती है कि चेन शाओ को पकड़े। उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेते हुए जैंग यांग कॉन्ट्रैक्ट उठाकर दिखाता है। वो चिल्लाता है कि क्योंकि उसने साइन किया है इसलिए डेट की जिम्मेदारी उसी की है। मॉब बॉस अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि अपार्टमेंट सर्च करो और जो भी वैल्यूएबल मिले सब उठा लो। जैसे जैसे गुंडे फर्नीचर उठाकर ले जाते हैं, एक डेस्परेट ल्यू वॉन्चिंग उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है। वो जिद करती है कि वो चेन शाओ को कॉल कर रही है और वो जल्दी ही पैसा देने आ जाएगा। लेकिन जैंग यांग कैजुअली उसके सोफे पर बैठ जाता है और उसके लग्जरी हैंडबैग्स और ज्वेलरी टेबल पर जमा करने लगता है। ल्यू वॉन्चिंग उसके सामने खड़ी डरते हुए उसे अपनी चीजों को इंस्पेक्ट करते हुए देखती है। जैंग यांग एक हैंडबैग उठाकर नफरत भरे अंदाज में कहता है कि ये स्क्रैप्स तो उसके डेट के इंटरेस्ट को भी कवर नहीं कर सकते। लालच भरी मुस्कान के साथ वो याद दिलाता है कि उसके आदमी इस गर्मी में सिर्फ खाली हाथ जाने के लिए नहीं आए हैं। वो खड़ा होता है और उसका बड़ा सा साया ल्यू वॉन्चिंग पर पड़ता है। ल्यू वॉन्चिंग डर के मारे पीछे हटती है, उसे पास ना आने की भीख मांगती है और कहती है कि पैसा चेन शाओ के पास है। जैंग यांग एक क्रूअल स्माइल के साथ सिचुएशन का मजा लेता रहता है। घबराकर ल्यू वॉन्चिंग बार्गेन करने की कोशिश करती है और बताती है कि चेन शाओ के पास सप्लाईज का बड़ा स्टॉक है। वो उनसे कहती है कि थोड़ा वेट करें क्योंकि चेन शाओ उसे पिक करने ही आ रहा है। वो चेन शाओ का नंबर डायल करती है लेकिन एक ऑटोमेटेड वॉइस बोलती है कि नंबर अनअवेलेबल है। रिकॉर्डिंग सुनते हुए उसके चेहरे पर पसीना बहने लगता है। वो फोन स्क्रीन को घूरते रहती है, देखते हुए कि कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है जब उसे सच समझ आ जाता है। वो हकलाते हुए कहती है कि कोई कॉल आंसर नहीं कर रहा और पूरी तरह से अपना कंपोजर खो देती है। उसकी आंखों में प्योर पैनिक होता है, समझ ही नहीं पाती कि ये सब कैसे हो गया। गैंग को थोड़ा और टाइम देने के लिए वो जबरदस्ती एक कांपते हुई मुस्कान लाती है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि चेन शाओ बस बिजी होगा और प्रॉमिस करती है कि वो तुरंत वापस कॉल करेगी। जैंग यांग का सब्र टूट जाता है और वो सच्चाई सामने रख देता है। वो कहता है कि वो कितनी बेवकूफ है जो ये नहीं समझ पाई कि चेन शाओ ने उसे सिर्फ इसलिए डेट साइन करवाया था ताकि वो खुद बचकर निकल सके। ल्यू वॉन्चिंग बिल्कुल जम सी जाती है, चेहरा सफेद पड़ जाता है जब उसे एहसास होता है कि उसे पूरी तरह से धोखा दिया गया है। अचानक जैंग यांग बेरहमी से उसके बालों से पकड़ लेता है। दर्द से चीखती हुई ल्यू वॉन्चिंग अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, चिल्लाते हुए कहती है कि उन्हें चेन शियाओं को ढूंढना चाहिए क्योंकि कीमती सप्लाईज उसके पास हैं। उसकी चीखों को इग्नोर करते हुए मॉब बॉस उसे घसीटकर कमरे के अंदर बेडरूम की तरफ ले जाता है। बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। बाहर फ्लोर पर ल्यू वॉन्चिंग का टूटा हुआ फोन पड़ा रह जाता है। इसी बीच चेन शियाओ अपने फोर्टिफाइड एयर कंडीशन सेफ हाउस में आराम से बैठा होता है। हाथ में वाइन का ग्लास लिए वो ल्यू वॉन्चिंग के बारे में सोचता है, इस बात से सैटिस्फाइड कि अब वो उस दर्द को महसूस कर रही है जो उसने उसके लिए प्लान किया था। बाहर शहर अंधेरे में डूबा होता है लेकिन उसका अपार्टमेंट रोशनी और सेफ्टी का एक अकेला चिराग बना रहता है। वापस ल्यू वॉन्चिंग के अपार्टमेंट में सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जैंग यांग बेड के किनारे बैठा होता है, पीठ उसकी तरफ बिना शर्ट के। ल्यू वॉन्चिंग बेड पर सिकुड़ी हुई सिसकते हुए रो रही होती है। जैंग यांग कॉफी का कप उठाता है, उसकी डेस्परेट गुहार सुनते हुए। वो झुककर उसे जबरदस्ती अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और डिमांड करता है कि वो बिल्कुल डिटेल में बताए कि चेन शियाओ के पास कौन कौन सी सप्लाईज हैं। गला पकड़े जाने पर हाफते हुए ल्यू वॉन्चिंग घबराकर चेन शियाओ की चीजें गिनाने लगती है, एयर कंडीशनिंग, ठंडे ड्रिंक्स और ढेर सारा खाना। वो रोते हुए कहती है कि उसके पास सब कुछ है। वो सप्लाईज की क्वांटिटी पर जोर देती है, उम्मीद करती है कि ये जानकारी उसे और दर्द से बचा लेगी। जैंग यांग की आंखें क्यूरियोसिटी से संकरी हो जाती हैं। वो नीचे उसकी तरफ देखता है और कहता है कि भले ही उसके पास अब कुछ नहीं बचा लेकिन उसने सही टारगेट दिखा दिया है। सैटिस्फाइड होकर जैंग यांग उसे बेड पर फेंक देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे एक बड़ी मछली मिल गई है और अब चेन शियाओ को टारगेट करना ही प्रायोरिटी है। वो सिसकती हुई औरत के ऊपर खड़ा होता है, लालच भरी मुस्कान के साथ, अपने दिमाग में चेन शियाओ के फोर्ट्रेस को लूटने का प्लान बनाते हुए। वो अपनी गैंग को वापस जाने का ऑर्डर देता है, अगले टारगेट की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होता है। दरवाजा बंद हो जाता है, अपार्टमेंट को बर्बाद और बिल्कुल शांत छोड़कर। अंधेरे में अकेली
ल्यू वॉन्चिंग बेड पर सिकुड़ कर पड़ी होती है, शरीर पर नील और चोट के निशान। उसके आंसू धीरे धीरे नफरत में बदल जाते हैं। गुस्से से कांपते हुए वो चैन शियाओ को कोसती है, कसम खाती है कि उसने उसे धोखा दिया है और इसके लिए वो उसे एक भयानक मौत देखना चाहेगी। चैन जियाओ के अपार्टमेंट के बाहर लोगों का एक बड़ा ग्रुप शांत रात को डिस्टर्ब करता है। वो हॉस्टाइल इंटेंट के साथ मार्च करते हैं। उनके फुटस्टेप्स एक साथ गूंज रहे होते हैं। आंटी वैंग, उसकी धोखेबाज पड़ोसन, इस पूरी भीड़ को लीड कर रही होती है। वो गैंग को चैन जियाओ के घर तक ले जाती है, उन्हें उसके एयर कंडीशनर और खाने का लालच देती है और उसे स्टिंजी बीस्ट बोलती है क्योंकि वो चीजें शेयर नहीं करता। स्क्वाड का स्कार्ड लीडर आंटी वैंग को मदद के लिए थैंक्स बोलता है और प्रॉमिस करता है कि सप्लाईज लेने के बाद उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ओवरजॉयड आंटी वैंग मॉबस्टर भाई जैंग को थैंक यू बोलती है और उसकी जेनेरोसिटी की तारीफ करती है। वो इमेजिन करती है कि चैन जियाओ कैसे मर्सी के लिए भीख मांगेगा जब गैंग उसे प्रोटेक्ट करेगी। जिंदा रहने के लिए डेस्परेट होके चैन जियाओ अपना घर उनके लीडर को ऑफर करेगा। उसके चेहरे पर मलिशियस ग्रिन फैल जाती है। चैन जियाओ का एरोगेंस क्रश होते देखने के लिए वो बेचैन होती है। ग्रुप चैन जियाओ के फोर्ट्रेस के नीचे साइड वॉक पर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन स्कार्ड लीडर रुक जाता है। वो बिल्डिंग की तरफ देखता है और कुछ गलत फील करता है। उसके इंस्टिंक्ट्स कहते हैं कि ये लड़का उनकी सोच से ज्यादा प्रिपेयर्ड है, लेकिन उसके आदमी इतने कॉशियस नहीं होते। बेसबॉल बैट पकड़े हुए एक ब्लॉन्ड थग खुद को ईगरली वॉलंटियर करता है डोर तोड़ने के लिए। पॉसिबल डेंजर को इग्नोर करते हुए वो थग चीखता है, चार्ज, और एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो पेरीमीटर पर पहुंचता है, उसका पैर एक हिडन हाई वोल्टेज ट्रैप ट्रिगर कर देता है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी उसे जैप करती है और वो दर्द से चीखने लगता है, वायलेंटली कांपते हुए। थक गिर जाता है, ट्विच करता हुआ। ट्रैप से अनजान स्कार्ड लीडर नीचे देखता है, कंटेम्प्ट के साथ पूछता है कि ये कचरा क्यों क्रैम्प्ड अप हो गया। एक और गैंग मेंबर अपने साथी की मदद के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो थक के शोल्डर को टच करता है, करंट दोनों को शॉक कर देता है। दोनों मदद के लिए चीखते हैं जब एक ब्राइट फ्लैश उनके सिलुएट्स को लाइट अप कर देता है। आंटी वैंग और स्कार्ड लीडर फ्रीज हो जाते हैं, चैन जियाओ के टेरिफाइंग डिफेंस सिस्टम को देखकर शॉक में। अचानक रूफ पर लगा लाउडस्पीकर एक्टिवेट हो जाता है। स्कार्ड लीडर और आंटी वैंग कंफ्यूजन में ऊपर देखते हैं। सायरन की जगह गुड लक और खुशी पर एक चीयरफुल सॉन्ग ब्लास्ट होने लगता है। हैप्पी म्यूजिक आयरनी के साथ बजता रहता है जब ट्रैप अपना काम करता रहता है। गैंग मेंबर्स के सिलुएट्स ब्लू इलेक्ट्रिसिटी से रोशन होते हैं और गाना उनकी किस्मत का मजाक उड़ाता है। डेंजर को समझकर स्कार्ड लीडर और आंटी वैंग करंट से दूर जंप कर जाते हैं, डर के मारे गालियां देते हुए। अंदर चैन जियाओ का सिस्टम उसे बताता है कि वो बाहर के लोगों से इंटेंस नेगेटिव इमोशंस जैसे शॉक और पैनिक कलेक्ट कर रहा है। चैन जियाओ आराम से बैठकर पॉप्सिकल खा रहा होता है और अपने मॉनिटर्स देख रहा होता है। वो माइक्रोफोन में बोलता है, गैंग का मजाक उड़ाते हुए उनकी गुड लक को कॉन्ग्रेचुलेट करता है जो उनके ट्रैप में फंस गए। बाहर गुस्से से भरा स्कार्ड लीडर अपना वेपन बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करता है और चैन जियाओ पर चिल्लाता है कि पैसा वापस करे। आंटी वैंग चीखती है कि अगर वो रेनोवेशन अफोर्ड कर सकता है तो अपने डेट्स भी चुका सकता है और उसकी परवरिश को इंसल्ट करती है। चैन जियाओ स्पीकर्स के थ्रू शांत आवाज में जवाब देता है। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है कि उसका अपार्टमेंट 4 मिलियन का है, जो 3.5 मिलियन के लोन को कवर करने के लिए काफी से भी ज्यादा है। वो उन्हें डिसमिस कर देता है, कहता है कि ये घर ही पेमेंट है। वो बोलता है कि अपने डेट के लिए ल्यू वैन किंग को ढूंढे क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। स्कार्ड लीडर गुस्से से कांप उठता है। उसे पता है कि अब सप्लाईज ही सब कुछ है, लेकिन चेन शियाओ की एरोगेंस उसे और भड़का देती है। चेन शियाओ इंटरकॉम पर उनका मजाक उड़ाता रहता है। पॉप्सिकल का एक बाइट लेते हुए वो उन्हें एडवाइस करता है कि जब तक उसका मूड अच्छा है तब तक निकल जाओ। फिर उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है और वो वार्निंग देता है कि और ट्रबल ढूंढना बंद करें। उसका हाथ एक बड़े रेड बटन के ऊपर मंडराता है। बिना हिचकिचाए चेन शियाओ बटन प्रेस कर देता है। बाहर ट्रैप पूरे एंट्रेंस पर एक मैसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज छोड़ देता है। एक्सरे जैसे व्यू में उनके स्केलेटल्स चमक उठते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी उन्हें हिट करती है। वो लगातार शॉक के बीच दर्द से चीखते रहते हैं। चेन शियाओ का सिस्टम उनके पेन और डिस्पेयर के लिए पॉइंट्स रजिस्टर करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है, गैंग फिजिकली ठीक होती है लेकिन मेंटली टूट चुकी होती है। वो पसीने में भीगे हुए खड़े रहते हैं, बिल्डिंग को डर के साथ घूरते हुए। समझ जाते हैं कि वो अंदर नहीं जा सकते। स्कार्ड लीडर पीछे हट जाता है। वो एक आखिरी धमकी चिल्लाता है कि उसकी गैंग ये बात नहीं छोड़ेगी और फिर अपने आदमियों के साथ भाग जाता है। आंटी वैंग पीछे रह जाती है। उसका चेहरा हॉरर और हेट्रेट से भरा होता है। उसे पता होता है कि गैंग का यूज करके उसका प्लान फेल हो चुका है।
गैंग के भागने के बाद बिल्डिंग खून जैसे लाल आसमान के नीचे सीधी खड़ी रहती है। कंक्रीट से निकलती तेज गर्मी बाहर की दुनिया को अवन बना देती है। अगले दिन टेम्परेचर डेडली 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्ट्रीट्स सुनसान होती हैं, धूप में जल रही होती हैं, लेकिन फोर्ट्रेस के अंदर सब बिल्कुल अलग होता है। चेन शियाओ एयर कंडीशनिंग में अपने सोफा पर आराम करता है, फ्रेश फ्रूट्स एंजॉय करता है और खुद को रिफ्रेश्ड महसूस करता है। टीवी पर न्यूज अलर्ट एक्सट्रीम वेदर की वार्निंग देता है। हीट स्ट्रोक से हुई मौत की रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं और रेड वार्निंग फ्लैश होती है। सबको घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। चेन शियाओ की शांति उसके फोन के नोटिफिकेशन से टूट जाती है। वो देखता है कि होम ओनर ग्रुप चैट मैसेजेस से भरा हुआ है। आंटी वैंग अटैक लीड करती है, पूछती है क्या वो इंसान भी है और उस पर सप्लाईज होल्ड करने का इल्जाम लगाती है, जबकि बाकी लोग सफर कर रहे हैं। एक और नेबर भी उस पर चढ़ जाता है और मैसेजेस फ्लड होने लगते हैं। नेबर्स इंसिस्ट करते हैं कि रिसोर्सेज शेयर होने चाहिए। उसे मर्डरर बोलते हैं क्योंकि वो मना कर रहा है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो गर्मी से मर रहे हैं और उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। चेन शियाओ एक ठंडा ड्रिंक सिप करता है, बिल्कुल अनबॉदर्ड। वो डिटैच्ड लुक के साथ गुस्से भरे मैसेजेस स्क्रॉल करता रहता है। उसके लिए ये इंसल्ट्स रिसोर्सेज हैं। उसका सिस्टम नेबर्स से मैसिव जेलसी और एंगर के स्पाइक्स डिटेक्ट करता है। एक रेड सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर होती है। नेगेटिव इमोशन वैल्यू 1000 पॉइंट से ज्यादा हो चुकी होती है और सिस्टम उसके रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। अपने क्लाइमेट कंट्रोल्ड सेफ हाउस के अंदर चेन शियाओ खुले रेफ्रिजरेटर के सामने खड़ा होता है, जो फ्रेश फूड और ड्रिंक से भरा होता है। अपने सफरिंग नेबर्स को टॉन्ट करने के लिए वो स्मोक करता है और अपनी सप्लाईज की फोटो लेता है। वो पिक्चर ग्रुप चैट में पोस्ट करता है। मजाक में बोलता है कि उसका स्टॉक पाइल काफी बड़ा है और पूछता है कौन कौन चाहिए। नेबर्स बेट में आ जाते हैं। रेजिडेंट्स शेयर के लिए भीख मांगने लगते हैं। आंटी वोंग बिना शर्म के डिलीवरी मांगती है, बोलती है उसके पैर खराब हैं, जबकि बाकी लोग घमंड से पानी डिमांड करते हैं। चेन शियाओ का एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। वो रिप्लाई करता है कि वो फ्री लोडर्स के लिए चैरिटी नहीं चला रहा और सिर्फ इक्वल वैल्यू के ट्रेड्स एक्सेप्ट करेगा। नेबर्स की भीख तुरंत गुस्से में बदल जाती है। चैट में आंटी वोंग और दूसरे लोग उसे गाली देते हैं, सेल्फिश बोलते हैं और कर्मा का श्राप देते हैं। काफी नेगेटिव इमोशंस हार्वेस्ट कर चुका चेन शियाओ एक फ्रेश एप्पल के साथ अपने सोफा पर पीछे टिक जाता है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसका ध्यान खींच लेता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसका नेगेटिव इमोशन वैल्यू 3000 तक पहुंच चुका है और स्पेशल कट अनलॉक हो गया है। ये एक नया स्किल है जो 3 मीटर के अंदर माइक्रोस्कोपिक रिफ्ट्स क्रिएट करता है। क्यूरियस होकर चेन शियाओ स्किल एक्टिवेट करता है। वो टेबल पर रखे एप्पल पर फोकस करता है। एक तेज हाथ के इशारे के साथ वो इनविजिबल ब्लेड छोड़ता है और एप्पल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 2 हिस्सों में कट जाता है। चेन शियाओ मुस्कुराता है, आंखों में एक डेंजरस चमक के साथ। सोचता है कि उसका सर्वाइवल गेम अब और इंटरेस्टिंग हो गया है। उसी रात एक ऑरेंज ऑफ-रोड व्हीकल सुनसान शहरी सड़क पर अचानक रुकता है। रेड हाई हील्स पहनी एक औरत बाहर निकलती है। वो ल्यू वान किंग होती है, ब्लैक इवनिंग गाउन में, एरोगेंट और बदला लेने के लिए तैयार। ओपन जीप के पास सूटेड बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं, जहां मॉब बॉस जैंग यांग बैठा होता है, धुआं छोड़ते हुए। वो इंटेंस नजरों से सिगार जलाता है, रेड की तैयारी करता हुआ। सड़क पर जैंग यांग अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है कि क्या यही चेन शियाओ की लोकेशन है। उसके आदमी कंफर्म करते हैं कि टारगेट कॉम्प्लेक्स के इनर मोस्ट बिल्डिंग में है। अपना हक जताने के लिए जैंग यांग ल्यू वान किंग को अपने पास खींच लेता है और मजाक में पूछता है कि क्या उसे अपने फॉर्मर लवर पर रेड होता देखकर दर्द होगा। ल्यू वान किंग एक डिवोटेड मिस्ट्रेस का रोल प्ले करती है। उसकी तरफ झुककर सिडक्टिव अंदाज में बोलती है कि अब उसका दिल सिर्फ उसका है। वो चेन शियाओ के लिए प्योर डिस्डेन के साथ बोलती है, उसे एक बेकार कचरा कहती है। फिर भी उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है जब वो डिक्लेयर करती है कि आज रात चेन शियाओ मरेगा। उनकी बात तब रुकती है जब जैंग यांग रेजिडेंशियल एरिया से किसी को आता हुआ देखता है। वो ली दाफू होता है, सुपरमार्केट ओनर, एक नेबर के साथ। लालच से चलाए गए वो गैंग के पास दौड़ कर जाते हैं। चेन शियाओ के एस्केप को ब्लॉक करने में मदद ऑफर करते हैं ताकि उनकी नजरों में आ सकें। जैंग यांग डेस्परेट नेबर्स को देखकर डील करता है। अगर वो चेन शियाओ को पकड़ने में मदद करें तो वो सप्लाईज का एक हिस्सा शेयर करेगा। ली दाफू खुद को सेफ समझते हुए एक्साइटेड होकर गैंग को लीड करता है, मॉब बॉस को बिग ब्रदर बुलाता है और शॉर्टकट का वादा करता है। इसी दौरान दूसरे नेबर सड़क पर सप्लाईज लूट रहे होते हैं, आने वाले खतरे से अनजान। जैंग यांग और ल्यू वान किंग की लीड में गैंग ली दाफू के पीछे चलती है जब वो कॉम्प्लेक्स का लेआउट समझाता है। लेकिन जब ली दाफू यूनिटी दिखाने के लिए अपने ही घर की तरफ इशारा करता है, एक रेड हेड ठग ठंडे स्वर में कहता है कि अब पूरी बिल्डिंग उनकी है।
पैनिक फैल जाता है। ऑन्टी वोंग और एक नेबर चीख पड़ते हैं, समझ जाते हैं कि गैंग सब कुछ ले लेगी, उनसे भी जो मदद कर रहे थे। मॉब जरा भी रहम नहीं दिखाता और नेबर्स को बुरी तरह पीटकर गिरा देता है। जमीन पर पड़े हुए वो अपनी लालच भरी गलती पर पछताते हैं, समझ जाते हैं कि इन जानवरों पर भरोसा करना कितनी बड़ी भूल थी। नेबर्स को दबा देने के बाद जैंग यांग, ल्यू वैंगशिंग और उनके आर्म थग्स अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ने की तैयारी करते हैं। वो चेन शियाओ की बिल्डिंग के नीचे इकट्ठा होते हैं, उसकी ऊंची दीवारों को ऊपर देखते हुए। अचानक एक भारी आर्म चेयर ऊपर से गिरता है और हैरान गैंग के सामने फुटपाथ पर जोर से टकराता है। चेन शियाओ शांति से स्टेक खा रहा होता है, अपने दरवाजे पर खड़ी आर्मी से बिल्कुल बेपरवाह। आर्म चेयर पर बैठे हुए वो नीचे मॉब को देखता है और स्मर्क के साथ पूछता है, क्या सब उसे ही ढूंढ रहे हैं? जैंग यांग ल्यू वैंगशिंग को गले लगाते हुए ऊपर चिल्लाता है, मौत की धमकी देता है और कहता है कि अगर चेन शियाओ अपनी लाश सलामत चाहता है तो सप्लाईज दे दे। चेन शियाओ धमकी को इग्नोर करता है, सिर्फ नैपकिन से अपना मुंह पोंछता है। उसकी आंखें खौफनाक लाल रोशनी से चमक उठती हैं जब वो नीचे घूरकर मॉब बॉस को डांटता है कि उसके खाने के दौरान इतनी बदतमीजी से डिस्टर्बेंस क्यों की। जैंग यांग की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं चेन शियाओ की खुली हुई घमंड भरी हरकत देखकर। गुस्से से भरा जैंग यांग बिल्डिंग की तरफ उंगली करके चिल्लाता है और अपने आदमियों को चेन शियाओ को मार देने का ऑर्डर देता है। मुकाबला एक स्ट्रीट ब्रॉल में बदल जाता है। चेन शियाओ गैंग के बीच से फुर्ती से गुजरता है, आसानी से एक पंच डॉज करता है। फोकस्ड होकर वो ग्रुप में घुस जाता है, एक थग को सर से पकड़ता है और बेरहमी से उसे जमीन पर पटक देता है। एक मस्कुलर मुंहहॉक्ड थग हवा में उछलकर स्पाइक्ड फ्लेल घुमाता है। चेन शियाओ पहले ही अटैक भांप लेता है, साइड स्टेप करता है जब वेपन जमीन से टकराता है और काउंटर में एक जबरदस्त किक थग के जबड़े पर मारता है। अपने साथी गिरते देख एक और गैंग मेंबर कुल्हाड़ी निकालता है। वो जानलेवा स्विंग के साथ झपटता है, लेकिन चेन शियाओ शांत रहता है और अपनी स्पेशल सेगमेंटेशन स्किल एक्टिवेट करके ब्लेड को रोक लेता है। अचानक लड़ाई तब रुक जाती है जब एक पीला कैनिस्टर सीधा जैंग यांग और ल्यू वैंगशिंग के पास गिरता है। वो तुरंत फट जाता है और पूरी सड़क सफेद धुएं के घने बादल से भर जाती है। खांसते हुए जैंग यांग समझ जाता है कि ये टीयर गैस है। किसी छुपे हुए साथी के जाल से डरते हुए वो अपनी गैंग को तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। घाने धुएं के अंदर चेन शियाओ कैजुअली एक थग की अंधी कुल्हाड़ी की स्विंग डॉज करता है। उसकी नजर एक शख्स पर पड़ती है जो बिल्डिंग से टिककर खड़ा होता है। वो आदमी कमेंट करता है कि चेन शियाओ ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन साथ ही मानता है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स इंप्रेसिव हैं। चेन शियाओ शक भरी नजरों से उसे घूरता है और पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो शख्स आगे बढ़ता है, रिवील होता है कि वो मू चैंग है, फ्लोरल शर्ट पहने आर्म्स डीलर। एक गैस कैनिस्टर उछालते हुए वो पूछता है क्या चेन शियाओ अभी भी गन्स में इंटरेस्टेड है और दावा करता है कि उसके पास अच्छा माल है। मू चैंग चेन शियाओ के कूलर बॉक्स को लालच भरी नजरों से देखता है, हैरान होता है कि इतनी गर्मी में भी उसके पास आइस वाटर है। चेन शियाओ उसे एक बोतल पानी देता है, लेकिन पूछता है कि वो अपने टेरिटरी से इतनी दूर क्यों है। मू चैंग समझाता है कि उसका राइवल लू शियांग उसका बिजनेस चुरा रहा है और वो उसके आदमियों का पीछा कर रहा था। वो मानता है कि उसने राइवल के लोगों को यहां फॉलो किया और चेन शियाओ के इतने बड़े स्टॉकपाइल को देखकर हैरान रह गया, ये मानकर कि उसके पास कोई स्पेशल सप्लाई चैनल्स होंगे। ये सुनते ही चेन शियाओ की आंखें सतर्क हो जाती हैं। वो तेजी से मुड़ता है और पूछता है कि मू चैंग किस बात का इशारा कर रहा है। मू चैंग तुरंत उसे रीअश्योर करता है, साफ करता है कि वो झांकने या राज खोदने नहीं बल्कि पार्टनरशिप प्रपोज करने आया है। वो बताता है कि लू शियांग के पास प्यूरिफाइड वाटर का बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है। उसका सजेशन है कि चेन शियाओ उसे एक्सट्रैक्ट करे, यहीं स्टोर करे और मू चैंग उससे मार्केट में बेच देगा। अंधेरे में चेन शियाओ थोड़ा सोचता है। उसे अच्छी तरह पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पानी पैसों से भी ज्यादा कीमती हो जाएगा। आखिरकार वो कोऑपरेशन के लिए हाँ कर देता है। ये सुनते ही मू चैंग बिल्कुल शॉक में आ जाता है। चेन शियाओ बिना एक्सप्रेशन बदले अपनी शर्त रखता है 9:1 का प्रॉफिट स्प्लिट। मू चैंग गुस्से से भड़क उठता है और चिल्लाता है कि ये सीधा लूट है। तुरंत सिस्टम चेन शियाओ को नोटिफाई करता है कि उसने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन हार्वेस्ट कर लिया है। चेन शियाओ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो पीठ मोड़कर चलने लगता है, कहता है कि अगर मू चैंग तैयार नहीं है तो बात करने को कुछ भी नहीं बचता। घबराकर मू चैंग अपनी सारी इज्जत छोड़ देता है। वो चेन शियाओ के पैर पकड़ लेता है और भीख मांगता है, कहता है कि 8:2 स्प्लिट कर लो वरना वो भूखा मर जाएगा। आंखों से आंसू बहते हुए मू चैंग को एहसास हो जाता है कि चेन शियाओ को झुकाया नहीं जा सकता। इस आदमी के पास जरूर कोई बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। अपनी डोमिनेंस से संतुष्ट चेन शियाओ शांति से अपना ड्रिंक सिप करता है और 8:2 स्प्लिट मान लेता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ। फ्यूचर में आने वाले हर माल पर फर्स्ट पिक चेन शियाओ का होगा और बचा हुआ सामान मू चैंग बेचेगा। हार मानकर मू चैंग गहरी सांस लेता है और हाँ कर देता है। अब चेन शियाओ कमांड संभाल लेता है। वो मू चैंग को ऑर्डर देता है कि सबसे पहले टारगेट की लेआउट और पर्सनल की प्रॉपर स्काउटिंग करे।
कुछ देर बाद दोनों एक ऊंची जगह से एक मैसिव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देख रहे होते हैं। मूचैंग एक्सप्लेन करता है कि ये लियू हिफांग का स्ट्रांग होल्ड है, जहां फ्रंट साइड पर रिसोर्सेज का ट्रेड होता है। जगह बहुत टाइट सिक्योरिटी में है। शॉटगन लिए गार्ड्स लगातार पेट्रोल कर रहे हैं। फिर मूचैंग एक और अंधेरी सच्चाई दिखाता है। वो बताता है कि यहाँ कुछ औरतों को पकड़ के रखा गया है, जो लीडर्स के लिए स्पेशल सर्विसेज देने पर मजबूर की जाती है। एक गार्ड एक औरत को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा होता है। लियू वांगचिंग धोखा देने के बाद अब वो कैदी बन चुकी है। लाल ड्रेस में वो बुरी तरह डरी हुई और बेबस लग रही होती है। मूचैंग पीछे की तरफ इशारा करता है जहां पानी का स्टोरेज एरिया है, लेकिन मानता है कि उसे एग्जैक्ट टैंक का लोकेशन अभी तक नहीं मिला। चेन शियाओ अपना प्लान बताता है। वो अकेला स्काउट करेगा और जैसे ही सिग्नल मिले मूचैंग डाइवर्जन क्रिएट करेगा। मूचैंग शक में पूछता है कि चेन शियाओ इतना पानी कैसे मूव करेगा। चेन शियाओ बिना जवाब दिए ऊंची जगह से सीधा नीचे शिपिंग कंटेनर्स की तरफ कूद जाता है, जहां गार्ड्स घूम करे होते हैं। जमीन पर पहुंचकर चेन शियाओ डार्क कपड़ों में फैसिलिटी के अंदर कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ बढ़ता है, लेकिन जल्द ही उस पर नजर पड़ जाती है। एक गार्ड उसे रोकता है, उसका चेहरा अनजान बताकर आईडी मांगता है। चेन शियाओ शांति से एक कार्ड दिखाता है, कहता है कि बॉस लियू ने उसे पानी का स्टॉक काउंट करने भेजा है। गार्ड हंस पड़ता है। वो चेन शियाओ की पीठ पर शॉटगन टिकाता है और इस बचकानी ट्रिक का मजाक उड़ाता है। सिस्टम तुरंत गार्ड के मौकरी को रजिस्टर करता है। चेन शियाओ के पॉइंट्स और बढ़ जाते हैं। चेन शियाओ डिसाइड करता है कि स्पेशल कट सिर्फ फल काटने के लिए नहीं है। ठंडी और निर्दयी सोच के साथ वो गार्ड के कंधे पर हाथ रखता है। अचानक वो आईडी कार्ड स्वाइप करता है। स्पेशल पावर से भरा हुआ प्लास्टिक रेजर शार्प हो जाता है और सीधा गार्ड की गर्दन काट देता है। गार्ड तुरंत गिर जाता है, समझने का मौका तक नहीं मिलता कि हुआ क्या। जैसे ही खून हवा में छिड़कता है, पास खड़ा एक और गार्ड ये भयानक सीन देख लेता है। उसी पल चेन शियाओ का सिस्टम विक्टिम के अंदर से उठती हॉरर और पेन की बड़ी सर्च को रजिस्टर करता है। शॉक से बाहर जाकर गार्ड अपनी पिस्टल निकालता है और पैनिक में चिल्लाते हुए अपने पार्टनर के किलर पर एम करता है। वो फायरिंग शुरू कर देता है। मजल फ्लैश अंधेरे इंडस्ट्रियल साइट को रोशन कर देता है, लेकिन चेन शियाओ सुपर ह्यूमन एजिलिटी के साथ मूव करता है, आसानी से गोलियां डॉज कर लेता है। वो तुरंत लॉन्ग रेंज स्पेशल स्लैश से काउंटर करता है। गार्ड फायरिंग करता रहता है, लेकिन इनविजिबल ब्लेड के सामने उसकी कोई औकात नहीं होती। ब्लेड उसे दौड़ते हुए ही बीच से काट देती है। सिस्टम चेन शियाओ को नोटिफाई करता है कि उसने मैसिव फियर और डिस्पेयर पॉइंट्स हार्वेस्ट किए हैं। गन फायर स्ट्रॉन्ग होल्ड की खामोशी तोड़ देता है। रीइंफोर्समेंट सीन पर दौड़कर आते हैं, जिसमें एक गार्ड रॉकेट लॉन्चर के साथ भी होता है। आउटनंबर्ड होते हुए चेन शियाओ कंक्रीट वॉल के साथ शैडोज में छुप जाता है। वो बिल्कुल स्टिल रहता है जब घबराए हुए गार्ड्स उसके पास से भागते हुए निकल जाते हैं, उसे नोटिस किए बिना। जब चेन शियाओ छुपा होता है, अचानक शैडोज के पीछे से एक पीला हाथ निकलता है। वो फ्रीज हो जाता है, शॉक में समझ जाता है कि किसी ने उसकी हाइडिंग स्पॉट ढूंढ ली है। बाहर स्ट्रॉन्ग होल्ड में पूरा केओस मचा होता है। गार्ड्स मैसिव केमिकल टैंक्स के आसपास जमा हो जाते हैं, इंट्रूडर को ढूंढते हुए। आर्म्ड सिलुएट्स कोरुगेटेड मेटल बिल्डिंग्स के पास से गुजर रहे होते हैं, वेपन्स ऊपर उठाए हुए किलर की तलाश में। शैडोज में जो फिगर होती है वो ली यूयू होती है। वो उंगली होठों पर रखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। एक शेड के पीछे झुककर चेन शियाओ पूछता है कि वो यहाँ क्यों है। वो उदासी से बताती है कि गैंग ने उसे पकड़ लिया था और उसे लगा कि चेन शियाओ भी पकड़ा जा चुका होगा। वो बिखरी हुई और बेउम्मीद लग रही होती है, जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई। चेन शियाओ पूछता है क्या उसे पानी की जगह का पता है। वो हाँ में सिर हिलाती है और बताती है कि सफाई का काम करते हुए उसने लेआउट सीख लिया था और वो उसे लीड कर सकती है। डिस्ट्रैक्शन के लिए ली यूयू एक मेटल बकेट कोर्टयार्ड में फेंक देती है, जो जोर से खड़खड़ाती है। गार्ड्स, जिसमें रॉकेट लॉन्चर वाला भी होता है, आवाज की तरफ मुड़ जाते हैं और चिल्लाते हैं, यहाँ कोई मिल गया। वो सब खाली बकेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मौका देखकर ली यूयू चेन शियाओ को एक पतली गली से ले जाती है। धीरे से बताती है कि इस रूट पर कोई सर्वेलेंस कैमरास नहीं है। वो दोनों गंदी चूहों से भरी बैक एली से तेजी से निकलते हैं ताकि डिटेक्ट ना हो। वो एक बड़े मेटल डोर पर रुकते हैं। चेन शिया उसे कहता है कि वो यहीं छुपकर वेट करे और उसके लौटने का इंतजार करे। अकेला होते ही चेन शियाओ अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अपने हाथ में एक काला वॉटेक्स समन करता है। वो अपनी एनर्जी फोकस करता है, वॉल ब्रीच करने के लिए तैयार होता है। एक जबरदस्त सर्च के साथ वो सीधा स्ट्रक्चर पर पंच मारता है। भारी इंपैक्ट से ब्रिक वॉल टूट जाती है, डेब्री उड़ते हुए बिखर जाता है और वो अंदर घुस जाता है। अंदर एक पेट्रोलिंग गार्ड एक्सप्लोजन से चौंक जाता है। वो लड़खड़ाकर पीछे हटता है, इधर उधर देखते हुए पूरी तरह कंफ्यूज्ड। डरा हुआ और पसीने से भीगा वो वेपन पकड़कर चिल्लाता है, पूछता है कौन है वहां।
चेन शियाओ ब्रीच से आगे बढ़ता है। उसकी आंखें भयानक लाल रोशनी से चमक रही होती हैं जब वो गार्ड को घूरता है। एक पल की भी देरी किए बिना वो इंस्टेंट और प्रिसाइज अटैक स्पेशल स्लैश चला देता है। ये इंस्टेंट और प्रिसाइज अटैक गार्ड की गर्दन से गुजर जाता है, ट्रिगर दबाने से पहले ही। जैसे ही गार्ड गिरता है, सिस्टम चेन शियाओ को नोटिफाई करता है कि उसने मैसिव शॉक, फियर और पेन पॉइंट्स हार्वेस्ट किए हैं। अपनी हाइडिंग स्पॉट से झांकते हुए ली यूयू वरी करने लगती है। उसे लगता है चेन शाओ काफी देर से अंदर है और वो सोचती है कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वो काफी एंग्शियस फील कर रही होती है और बस यही होप करती है कि वो सेफ हो। लेकिन जब वो ध्यान से अंदर देखती है तो वो कंप्लीटली हॉरिफाइड हो जाती है। पूरा प्लेस तबाही से भरा होता है और उसे यकीन ही नहीं होता जो वो देख रही होती है। हर चीज पूरी तरह रैक हो चुकी होती है। अचानक वो रुइंस के बीच से एक फिगर को सीधा अपनी तरफ आते हुए देखती है। वो पैनिक कर जाती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और अटैक के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ चेन शाओ है। चेन शाओ कामली उससे बताता है कि सब कुछ हैंडल हो चुका है और कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है। फिर वो एक गन निकालता है, हवा में पॉइंट करता है और एक सिंगल शॉट फायर करता है। बुलेट ऊपर जाकर हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। ली यूयू आवाज से शॉक हो जाती है, लेकिन चेन हंसने लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल पता होता है कि उसने क्या किया है। मीनवाइल बाहर वेट कर रहा मू चैंग आसमान में सिग्नल देख लेता है और तुरंत समझ जाता है। वो रिमार्क करता है कि चेन शाओ काफी इंप्रेसिव है और जेन्युइनली सरप्राइज लगता है। फिर वो डिस्ट्रक्शन प्लान का अपना हिस्सा शुरू करता है। वो पहले से प्रिपेयर्ड कई फायर बॉटल जमीन पर फेंक देता है, जिससे हर जगह केओस और एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं। पूरा एरिया जल्दी ही आग की लपटों में आ जाता है। लोग आग की चीख चिल्ला मचा देते हैं और उसे बुझाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बिल्कुल प्लान के मुताबिक सब लोग पूरी तरह केओस में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आग फैलने के साथ चेन शाओ और ली यूयू आसानी से और अंदर के एरियाज में मूव कर जाते हैं। ली यूयू रास्ता दिखाते हुए बताती है कि आगे वाली गली उन्हें साउथ गेट के आउटस्कर्ट्स तक ले जाएगी। जब वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तब अचानक एक और औरत पीछे से भागती हुई आती है और चेन शाओ को आवाज देती है, उसे अपने साथ ले जाने की भीख मांगती है। वो लियू वांगचिंग होती है। चेन शाओ मुड़कर देखता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। वो फिर से उससे प्लीड करती है, कहती है कि वो पहले लवर्स थे और उनके पास रिलेशनशिप के लिए उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। वो पास आकर प्रॉमिस करती है कि अगर वो उसे यहां से ले जाता है तो वो इस बात के लिए भी ब्लेम नहीं करेगी कि चेन शाओ ने उसके नाम पर पहले लोन्स लिए थे। चेन शाओ ठंडे टून में जवाब देता है, कहता है कि वो सिचुएशन को बिल्कुल भी समझ नहीं रही है। उसकी कोल्ड आवाज सुनते ही लियू वांगचिंग टूट जाती है और रोने लगती है। वो सोचते हुए कहती है कि गैंग उसे रोज काम करने पर मजबूर करती है, उसे बूढ़े आदमियों की सर्विस करनी पड़ती है। वो एक्सप्लेन करती है कि अगर वो रेजिस्ट करे तो वो उसे मारते हैं और अगर भागने की कोशिश करे तो पकड़कर वापस ले आते हैं। वो रोते हुए कहती है कि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है और चेन शाओ से भीख मांगती है कि उसे अपने साथ रख ले। प्रॉमिस करती है कि वो उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार है। चेन शाओ उसे देखता है और उसे याद दिलाता है कि उसने क्या क्या किया था। वो पूछता है क्या उसने कभी इस दिन के बारे में सोचा था जब उसने उसे गरीब होने पर हंस के नीचा दिखाया था, उसे गाली दी थी, उसके पीछे बूढ़े आदमियों के साथ सोती थी और लू हियांग को उससे मारने की कोशिश करने के लिए भी लीड किया था। ये सब सुनते ही लियू वांगचिंग सच में डर जाती है। उसी पल उसे फाइनली रियलाइज होता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। चेन शाओ और गहरा सोचता है। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है और वो सोचता है जब उसने तब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, क्या उसने कभी इमेजिन किया था कि आज का दिन भी आएगा। उसने उसके साथ इतनी भयानक चीजें की थी कि अब वो कुछ भी कह ले, चेन उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वो अपनी इमोशंस को जबरदस्ती कंट्रोल करता है क्योंकि वो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं होने दे सकता। चैन ठंडे अंदाज में उसे साइड में धक्का देता है और कहता है कि उसकी एक्टिंग अब भी पहले जैसे ही घटिया है। फिर वो लियू यूयू की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लियू यूयू जमीन पर पड़ी लियू वांगचिंग को एक नजर देखती है और चुपचाप दुआ करती है कि वो इससे कुछ सीखे और दोबारा कभी ऐसी इंसान ना बने। उसी वक्त लियू वांगचिंग का दिमाग पूरी तरह से स्नैप हो जाता है। वो चीख कर कहती है कि अगर चैन उसे जीने नहीं देगा तो वो भी किसी को चैन से जीने नहीं देगी। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन हेट्रेड पुलिंग 999। नंबर बिल्कुल ऑफ द चार्ट्स चला जाता है। थोड़ी देर बाद एरिया का बॉस आ पहुंचता है। सबसे पहले वो पानी के बारे में पूछता है, चिल्लाते हुए कहता है कि उसका सप्लाई सेफ है या नहीं, क्योंकि वही उसकी सबसे कीमती चीज है।
जब उसके आदमी दरवाजा खोलकर अंदर का हाल देखते हैं, उनका दिल डूब जाता है। अंदर कुछ भी नहीं बचा होता, बिल्कुल खाली। फिर उनकी नजर दीवार पर लिखे शब्दों पर पड़ती है। साफ साफ लिखा होता है कि बॉस लू का पानी ले लिया गया है और अगले बार उसकी जान ली जाएगी। लू पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो गुस्से से चिल्लाता है, मांग करता है कि बताओ ये सब किसने किया। वो हद से ज्यादा भड़क चुका होता है। तब ल्यू वांचिंग जमीन से बोलती है। वो बॉस लू को बताती है कि ये सब चेन शाओ ने किया है। वो झूठ बोलती है और कहती है कि उसने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन चेन ने उसे चोट पहुंचाई और लू का मजाक उड़ाया, उसे कचरा कहा। वो जानबूझकर लू से चिपक जाती है और उसे और भड़काते हुए कहती है कि चेन का कहना था कि लू इस तरह के रिसोर्सेज के लायक ही नहीं है। वो आग में और घी डालते हुए वॉर्न करती है कि चेन उन सब को खत्म करने का प्लान बना रहा है। ये सुनते ही लू का गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ता है। वो सबको ऑर्डर देता है कि साउथ गेट की तरफ चलो और चेन शाओ को कत्ल कर दो। पूरे कैंप में हल्ला मच जाता है और उन्हें हंट करने का ऑर्डर फैल जाता है। आगे चेन शाओ और मू चांग दोनों ही तुरंत मूवमेंट नोटिस कर लेते हैं। मू चांग कमेंट करता है, क्लियरली समझ जाता है कि उनका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही पूरी एनिमी फोर्स अपने बॉस के पीछे इकट्ठी होती है, चेन शांति से बोलता है कि बॉस लू उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है। फिर भी वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। लू आगे उंगली दिखाकर चिल्लाता है और पकड़ने का ऑर्डर देता है। पीछे से सब लोग गुस्से में आगे दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनका ये अनकंट्रोल्ड गुस्सा चेन के लिए ही फायदा बन जाता है। चेन बिल्कुल काम रहता है और कैजुअली जमीन पर उनके सामने एक मशाल फेंक देता है। तुरंत आग की एक बड़ी दीवार बन जाती है। सब लोग रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। आग के पार से चिल्लाते हैं कि वो पक्का चेन शाओ को खत्म कर देगा। उसके तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिटेक्टेड इंटेंस नेगेटिव इमोशन हेट्रेड प्लस 999। अब दो लोग ऐसे हो चुके हैं जिनकी चैन के प्रति नफरत मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन चैन बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है। वो ताना मारते हुए बॉस लू को थैंक्स करता है, बोलता है कि वो खुशी खुशी इन इमोशन पॉइंट्स को एक्सेप्ट करेगा ताकि और स्ट्रांग बन सके और फ्यूचर में और ज्यादा कमा सके। फिर एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, डिंग, नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स 3000 तक पहुंच गए, न्यू स्किल अनलॉक्ड, स्पेशल बैरियर। एक कोजी शेल्टर के अंदर चेन शाओ छोटी सी सेलिब्रेशन होस्ट कर रहा होता है। मू चांग जोर जोर से हंसता है और कहता है कि जो थोड़ी देर पहले हुआ वो बिल्कुल एपिक था। वो बेट लगाता है कि बुढ़ा कुत्ता लू अभी अपनी जगह गुस्से में तोड़फोड़ कर रहा होगा। सब टेबल के अराउंड बैठे होते हैं जहां बेहद लजीज डिशेस सजी होती हैं। बाहर डेडली हीट वेव चल रही होती है, लेकिन अंदर वो बिना किसी टेंशन के पार्टी कर रहे होते हैं। खाना इतना टेम्पटिंग लग रहा होता है कि सिर्फ देखकर ही किसी का मन ललचा जाए। ऐसा फीस्ट होता है जिसमें तुरंत घुसकर खाने का मन करे, लेकिन अफसोस, जब तक तुम वहीं बैठे ना हो सिर्फ टेस्ट इमेजिन ही कर सकते हो। ये सब देखकर ल्यू यूयू दिल से चेन शाओ को थैंक्स करती है। वो कहती है कि अगर चेन ने उसे बचाया ना होता तो उसे नहीं पता वो और कितनी देर उस जहन्नुम जैसी जगह में फंसी रहती। वो बहुत ग्रेटफुल होती है और फील करती है कि उसका एहसान चुकाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो यहां तक ऑफर करती है कि वो कुकिंग संभालेगी। बोलती है उसे हर तरह का खाना बनाना आता है और वो बस चेन को खुश देखना चाहती है, क्योंकि उसे पता है लड़कों को यूजुअली घर का बना खाना पसंद होता है। चेन हल्का सा मुस्कुराता है और याद दिलाता है कि वो दोनों पुराने क्लासमेट्स हैं, इसलिए इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। वो उसकी ग्रैटिट्यूड समझता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो ये चाहता है कि वो रिलैक्स करे, सेफ फील करे और यहां सिर्फ आराम से रहे। ल्यू यूयू जिद करती है और कहती है कि वो सिर्फ पोलाइट नहीं बन रही। वो एक्सप्लेन करती है कि चेन ने उसे फील करवाया है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। तब मू चैंग बीच में बोल पड़ता है, मजाक में कहता है कि हीरो सेविंग द ब्यूटी वाला मूव भी काफी इंप्रेसिव था। वो हंसी मजाक में चेन से पूछता है कि जरा डिटेल्स बता कि उसने ये सब कैसे कर दिखाया। वो अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि चेन ने पूरा रिजर्वॉयर अकेला ही खाली कर दिया और सोचता है कि शायद उसने कोई क्रेजी मैजिक यूज किया होगा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। चेन सिर्फ इतना कहता है कि उसके अपने तरीके हैं। वो मू चैंग से बोलता है कि कैसे हुआ इस पर ध्यान देने के बजाय ये सोच कि इतना ज्यादा पानी सेफली कैसे बेचा जाए बिना ये बताए कि वो आया कहां से। ये सुनते ही मू चैंग एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि चेन बिल्कुल सही कह रहा है। इतना ज्यादा पानी बेचना बिना सोर्स एक्सपोज किए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिर चेन कैजुअली ल्यू यूयू से पूछता है उसकी जूनियर हाई के बाद की जिंदगी के बारे में। कहता है कि ग्रेजुएशन के थोड़े टाइम बाद ही उसके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। वो ऐड करती है कि लगभग उसी टाइम उसके पेरेंट्स भी गायब हो गए थे। जैसे जैसे वो बोलती है बुरी यादें उस पर हावी हो जाती हैं और उसे दोबारा पैनिक फील होने लगता है।
फिर भी वो अपने डर को साइड में रखकर बोलती रहती है, क्योंकि उसे लगता है चैन को सच जानना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बोल रही होती है, अचानक पेरीमीटर के अराउंड आग भड़क उठती है। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाते। मू चैंग विंडो के पास जाकर देखता है और बोल पड़ता है कि पूरी जगह आग में घिरी हुई है। आग बिल्कुल कंट्रोल के बाहर जा चुकी होती है। ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जिन्होंने अपनी वाटर सप्लाई खो दी है, वो या तो उसे वापस चाहते हैं या फिर सब कुछ जला देना चाहते हैं। जैसे जैसे आग और तेज होती जाती है, चैन, मू चैंग और ली यूयू तीनों शॉक में बाहर देखते रहते हैं। आग बहुत ज्यादा भयानक होती है। इस केओस के बीच वो बाहर लोगों को गर्मी में तड़पते हुए देखते हैं। एक आदमी अपने हाथ में एक बच्चा उठाए मदद के लिए चीख रहा होता है, रोते हुए भीख मांग रहा होता है कि कोई बच्चों को बचा लो। मू चैंग को अचानक समझ आता है और वो बोलता है, ये सब लू युवांग का काम होगा। क्या वो हरामी सच में सबको जिंदा जला देना चाहता है? ली यूयू घबराकर पूछती है कि क्या उन्हें बाहर जाकर कुछ करना चाहिए, लेकिन चैन गहरी सोच में डूबा रहता है। उसे समझ आ जाता है कि लू युआंग मोरालिटी और मासूम जिंदगियों को एक ट्रैप की तरह यूज कर रहा है ताकि चैन को बांध सके। चैन सोचता है कि यह सब बेकार है, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी का वो नादान बेवकूफ नहीं रहा, वो जो सबको बचाने की कोशिश में गला घोटकर मार दिया गया था। बाहर लू हिंग जोर जोर से चिल्लाता है। चैन शियाओ को बाहर आने के लिए कहता है। वो धमकी देता है कि अगर चैन सामने नहीं आया तो वो पूरी जगह को राख बना देगा, बस ये देखने के लिए कि चैन का ये सो कॉल्ड आयरन टर्टल शेल कितनी देर टिकता है। लू का एक चमचा तुरंत चाटुकारिता करता है, बोलता है बॉस हमेशा की तरह बहुत ही समझदार हैं। वो ऐड करता है कि अगर आग और फैलती रही तो भले ही लोग सीधा जलकर ना मरे, लेकिन धुआं ही उन्हें खत्म कर देगा। लू इस पूरे तमाशे का मजा ले रहा होता है। जैसे जैसे आग बढ़ती जाती है, उसका मूड और बेटर होता जाता है। उसके दिमाग में ये बात चल रही होती है कि जो भी उससे टकराता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। आग और ऊपर उठती रहती है, पास की बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाती हैं, जो आग को और भड़का देती हैं। शेल्टर के अंदर मू चैंग पैनिक करने लगता है। वो कहता है कि वो लोग यहाँ बस बैठे नहीं रह सकते। वो वार्निंग देता है कि गर्मी दीवारों के थ्रू कंडक्ट होगी और भले ही वो सीधा ना जले, लेकिन या तो जिंदा भुन जाएंगे या ऑक्सीजन की कमी से घुटकर मर जाएंगे। चैन बस शांत सा मुस्कुराता है। उसके पास पहले से प्लान होता है। वो सोचता है कि हाई टेम्परेचर अपोकलिप्स में वो इतना बेवकूफ कभी नहीं होता कि अपने सेफ हाउस में हाईएस्ट ग्रेड फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल ना करे। उसने ये सिनेरियो बहुत पहले ही एंटिसिपेट कर लिया था। उसने रैंडम पुराने पीसीस तक को डिफेंस सॉफ्टवेयर चलाने के लिए लगा रखा होता है, अपनी हर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। फिर वो कामली अपने कंसोल पर एक लाल बटन प्रेस करता है। आमतौर पर जब कोई बड़ा लाल बटन प्रेस होता है तो लगता है सब कुछ खराब होने वाला है, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा होता है। बाहर छुपे हुए डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत फायर कंट्रोल ग्रेनेड स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। वो मैसिव फायर एक्सटिंग्विशर्स की तरह काम करते हैं, पूरे एरिया में थिक सप्रेसेंट स्मोक छोड़ देते हैं। जैसे ही सफेद धुआं फैलता है, आग तेजी से बुझने लगती है। मू चैंग डिसबिलीफ में खड़ा रह जाता है, पूरा का पूरा शॉक हो चुका होता है। वो चिल्लाता है, होली क्रैप, ये नैनोग्रेड एरोजेल है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि चैन ने इतनी रेयर चीज का जुगाड़ कैसे कर लिया। वो कहता है कि ये सीधा मिलिट्री ग्रेड मटेरियल है और पूछता है क्या चैन ने किसी आर्मी बेस को लूट लिया था या क्या। ली यू भी बिल्कुल स्टंट होती है, अपनी आंखों के सामने आग को गायब होते हुए देखकर। जैसे जैसे आग बुझने लगती है, बाहर खड़ा बॉस और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता जाता है। वो नाक चढ़ाकर बोलता है कि ये बस एक डेस्परेट डेथ स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी वो एक्ट करता है जैसे वो इस आउटकम के लिए पहले से प्रिपेयर्ड था। अचानक पास खड़ा एक आदमी मौका देखकर लू पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। सोचता है बॉस डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। वो पूरी ताकत से अपना वेपन स्विंग करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। बॉस उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो उस आदमी को आसानी से गिरा देता है और सबको अटैक जारी रखने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि चैन की ये जंग टेक्नोलॉजी हमेशा टिक पाएगी। वो इस फाइट को लंबा खींचने के लिए रेडी है। उसके पास खड़ा एक आदमी पैनिक कर जाता है और हिचकिचाते हुए बताता है कि उनका फ्यूल लगभग खत्म हो चुका है। वो पॉइंट आउट करता है कि घर से निकल रहा सफेद मिस्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तभी शेल्टर के अंदर से चैन की आवाज गूंजती है। वो कैजुअली बॉस लू से पूछता है कि क्या उसका आग से खेलना खत्म हो गया, और मजाक में कहता है कि अगर ठंड चाहिए तो अंदर आकर एक ग्लास आइस वाटर पी सकता है। इस टॉन्ट के तुरंत बाद चैन के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, डिटेक्टेड स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन एंगर +888। बाहर खड़े वो लोग जो आग का तमाशा देखने आए थे अब पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। आग बुझ चुकी होती है,
देखने के लिए कुछ भी नहीं बचता। बॉस अपने दिमाग में डिसीजन चेंज करता है। वो सोचता है कि चेन शाओ को सीधा मार देना उसे बहुत आसान छूट देना होगा। वो रियलाइज करता है कि ये घर फायर प्रूफ है, स्ट्रांग है और कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट है। उसकी नजर में ये परफेक्ट शेल्टर है और अब वो इसे अपना बनाना चाहता है। ब्रूट फोर्स काम नहीं आया, फायर अटैक्स फेल हो गए, तो अब उसे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं लगती। वो सोचता है कि जब बात यहां तक आ ही गई है तो उसके पास बची हुई थोड़ी सी इंसानियत भी छीन लेने में कोई गलत बात नहीं। जैसे ही वो पास खड़े मासूम सिविलियंस की तरफ देखता है, उनके चेहरों पर शुद्ध डर फैल जाता है। चेन बिल्कुल समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है, लेकिन वो हर पॉसिबिलिटी के लिए पहले से तैयार होता है। पास में जलती हुई आग के बीच बॉस लू जोर से चिल्लाता है, चेन शाओ को बाहर निकालने के लिए कहता है और बोलता है कि उसकी वजह से ही इतने लोग सफर कर रहे हैं। एक आंटी तुरंत रोने लगती है और चेन पर चिल्लाती है, उसे डैम लिटिल ब्रैट कहती है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने बॉस लू को ऑफेंड करके सबको मुसीबत में डाल दिया और डिमांड करती है कि वो बाहर आए। इसी बीच एक और आदमी चिल्लाता है कि लू यांग एक हरामी है और कहता है कि अगर बात यहां तक पहुंची तो वो लोग बाहर निकलकर उससे मरने मराने तक लड़ेंगे। चेन अपने मन में सोचता है कि दूसरों की जिंदगी को यूज करके धमकी देना दुनिया का सबसे पुराना ट्रिक है और अफसोस की बात यह है कि इस दुनिया में सॉफ्ट हार्टेड होना सीधा सुसाइड कमिट करने जैसा है। लू स्नीयर करता है और बोलता है कि अगर चेन कावर्ड की तरह छुपना चाहता है तो ठीक है, वो इस बुढ़े से शुरू करेगा। वो एक बुढ़े आदमी को पकड़ लेता है जो डर से कांप रहा होता है और रो रहा होता है। तभी अचानक एक आवाज चिल्लाती है कि लू हियोंग इसके लिए बहुत भयानक मौत मरेगा। वो आवाज और सीन देखकर चेन तुरंत पहचान जाता है कि ये ग्रैंडपा वैंग है। उसे याद आ जाता है कैसे ये बुढ़ा कभी उसे पानी लाकर देता था और कहता था कि जिंदा रहना, क्योंकि जब तक जान है तब तक उम्मीद है। ये याद आते ही चेन के अंदर असली गुस्सा भड़क उठता है। वो मुड़कर मुकोंग से कहता है कि वो अंदर ही रहे और यूयू को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो अब बॉस लू से हिसाब चुकता करने जा रहा है। बाकी सब शौक में उसे देखते हैं लेकिन समझ भी जाते हैं। चेन आग के समुंदर में चलते हुए बाहर निकलता है और शांत आवाज में लू हियोंग से कहता है कि उनके बीच की दुश्मनी सिर्फ उन दोनों के बीच है और किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं। लू अभी भी बुढ़े को कॉलर से पकड़े होता है, हाथ में जलती हुई मशाल। चेन की बात सुनते ही वो बुढ़े को साइड में फेंक देता है और चेन का मजाक उड़ाता है। बोलता है कि आखिरकार वो अपने शेल से बाहर आने को तैयार हो गया। वो पूछता है क्या चेन हीरो बनने आया है। फिर वो अपनी शर्तें रखता है, पैसे वापस कर, पानी दे दे और अपनी जान छोड़ दे, तब शायद वो बाकी लोगों को छोड़ने के बारे में सोचेगा। चेन ठंडे टोन में जवाब देता है कि उसे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। फिर चेन अपना हाथ उठाकर आगे इशारा करता है। वो कहता है कि लड़ना और मारना बोर है और सिर्फ कर्मा खराब करता है। वो ऐड करता है कि उसे सुना है लू ने अपनी शुरुआत कसीनो चलाकर की थी, तो क्यों ना इस बात को उसी तरीके से सेटल किया जाए जिसमें वो माहिर है। वो एक बेट प्रपोज करता है, अगर लू जीता तो चेन के पास जो कुछ भी है वो सब उसका, लेकिन अगर चेन जीता तो लू ग्रैंडपा वैंग को छोड़ देगा और इस एरिया से निकल जाएगा। बॉस लू जोर जोर से हंस पड़ता है और तुरंत अग्री कर लेता है। वो डाइस का फ्लिप कर देता है और बोलता है कि कौन ज्यादा रोल करता है उस पे बेट होगी, एक ही राउंड में जिंदगी या मौत का फैसला। चेन तुरंत कप पकड़ लेता है और शांति से कहता है कि वो बिग पे बेट कर रहा है। वो बोलता है कि अब गॉड ऑफ गैम्बलर्स का शोडाउन होने वाला है। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो जलते हुए बैटलफील्ड में नहीं बल्कि कसीनो के बीच खड़े हों। वो जोर से चिल्लाते हुए डाइस हिलाना शुरू करते हैं। डाइस डिवाइस ऑन होता है और अंदर डाइस तेज घूमने लगते हैं। जैसे जैसे डाइस रोल होता है, आसपास के लोग अपने बॉस के लिए चीयर करने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि बॉस लू जरूर जीतेगा। बॉस लू बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। डाइस रुकते ही वो जोर से हंस पड़ता है और गर्व से अनाउंस करता है, 3 छक्के, सुप्रीम रोल। वो डिक्लेयर करता है कि चेन हार चुका है। चेन बिल्कुल शांत रहता है और उसे कहता है जल्दी मत कर, अभी विनर डिसाइड नहीं हुआ। फिर वो चुपके से एक ट्रिक यूज करता है और डाइस को मैनिपुलेट करता है। वो डाइस को क्लीन कट में काट देता है और कैजुअली बोलता है कि बॉस के डाइस की क्वालिटी कुछ खास नहीं लगती। जैसे ही सब डाइस को 2 टुकड़ों में कटा हुआ देखते हैं, पूरी भीड़ पैनिक में आ जाती है। कोई चिल्लाता है कि टोटल पॉइंट्स 21 बन रहे हैं, जो इस सो कॉल्ड सुप्रीम रोल से भी ज्यादा हैं। चेन डिक्लेयर करता है कि बॉस लू हार चुका है और उसे बुढ़े को छोड़ने के लिए कहता है। बॉस लू गुस्से से पागल हो जाता है। वो चेन पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है और तुरंत उसकी तरफ झपटता है। तभी एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन डिटेक्टेड, एंगर +500। बॉस लू हाथ में चाकू लेके आगे बढ़ता है, चेन को गाली देता है और चिल्लाता है कि वो मर जाए। आसपास के लोग डर के मारे पैनिक कर जाते हैं, लेकिन चेन बिल्कुल शांत रहता है। वो सोचता है कि ये अपनी नई स्किल टेस्ट करने का परफेक्ट टाइम है।
जैसे ही बॉस लू इस पर हमला करता है, चैन आसानी से साइड हो जाता है। फिर वो डाइस डिवाइस को तेज स्पीड से फेंक देता है, जो बॉस लू को डरा देता है। डिवाइस जमीन पर जोर से गिरता है, धुआं और मलबा उड़ाते हुए। सब लोग घबराकर दौड़ते हैं और पूछते हैं कि बॉस ठीक है या नहीं। धुआं फैल जाता है। बॉस लू खासकर कहता है कि वो ठीक है। वो 2 लोगों को चैन को ढूंढने का ऑर्डर देता है। जैसे ही धुआं छटता है, बॉस लू आगे चैन को खड़ा देख लेता है। वो उसकी तरफ इशारा करता है और सबको ऑर्डर देता है कि उसे मार दो। गून तुरंत फायरिंग शुरू कर देते हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए और एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए, चैन को मारने के लिए बेताब। बॉस लू अपडेट मांगता है लेकिन कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही एक तेज स्लैश आता है और उसके बिल्कुल सामने खड़े गून को गिरा देता है। बॉस लू शॉक हो जाता है। जैसे ही धुआं पूरी तरह से छटता है, चैन वहां खड़ा दिखाई देता है, बिल्कुल भी जख्मी नहीं। बॉस लू एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर निकालता है और चिल्लाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता चैन कितना स्ट्रांग है, इसे डॉज करना नामुमकिन है। वो चैन को मारने के लिए कहता है और तुरंत रॉकेट फायर कर देता है। रॉकेट आगे बढ़ते ही बॉस चिल्लाता है कि चैन के पास जो कुछ भी है सब उसका होगा। उसी पल एक नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल बैरियर एक्टिवेटेड। एक बैरियर तुरंत चैन के शरीर के चारों तरफ बन जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। बैरियर पूरी एक्सप्लोजन का इंपैक्ट ले लेता है और उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। बॉस लू घबराने लगता है, पसीना उसके चेहरे से बहने लगता है जब वो सोचता है ये हो क्या रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि चैन ने मिसाइल ब्लॉक कर दी। उसे लगने लगता है कि ये बंदा बिल्कुल अनबीटेबल है। चैन हल्की सी मुस्कान के साथ बॉस लू से कहता है कि इतने लोगों के सामने हारना मुश्किल होता होगा। वो पूछता है कि क्या लू बेड से मुकरने का प्लान बना रहा है। बात करते हुए चैन कैजुअली मिसाइल को कई कट्स में काट देता है। फिर वो धीरे धीरे आगे चलने लगता है। चैन को अपनी तरफ आता देखकर बॉस पहली बार असली डर महसूस करता है। चैन कहता है कि लू के पास एक ढंग का चाकू तक नहीं है और वो टर्म्स नेगोशिएट करने के लायक भी नहीं। बॉस लू के दिल में ख्याल आता है कि इस लड़के में कुछ तो बहुत गलत है, कुछ बहुत ही सस्पिशियस। चैन बोलता है कि बॉस लू बार बार ट्रबल ढूंढता है और हद पार करता जा रहा है, इसलिए अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। लेकिन अंदर ही अंदर बॉस लू तेज दिमाग लगाता है। उसे एहसास होता है कि उनका फ्यूल खत्म हो चुका है और सीधी लड़ाई हार का सौदा है। ये लड़का अजीब एबिलिटीज रखता है और इसका सेफ हाउस एक गोल्ड माइन है। वो डिसाइड करता है कि चैन शाओ को रिक्रूट करना ज्यादा बेहतर होगा और अपना नुकसान ब्याज के साथ वापस कमा लेगा। चाहे उसे कितनी भी नफरत हो, वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाता है। चमकती आंखों और फेक फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ वो कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। बॉस लू सजेस्ट करता है कि शायद उनका पहला एनकाउंटर गलत फुट पर हुआ था और वो चैन से डील करना चाहता है। वो कहता है कि अगर चैन उसे मारेगा तो सिर्फ खून का दाग होगा और कोई फायदा नहीं मिलेगा। बॉस लू समझाता है कि इस दुनिया में इंसान की जिंदगी सस्ती है, लेकिन वो चैन को बचाने और बेहतर जीने में मदद कर सकता है। वो बताता है कि उसके पास एक बैच दवाइयों का है, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, और पूछता है कि चैन समझता है कि ये सप्लाईज कितनी कीमती है। वो समझाता है कि एक छोटी सी इन्फेक्टेड वुंड भी जान ले सकती है। वो डील ऑफर करता है, अगर चैन उसे जाने दे तो वो उस बैच का हिस्सा चैन के साथ शेयर करेगा। चैन शाओ ध्यान से सुनता है और मानता है कि ऐसे वक्त में एंटीबायोटिक्स सच में वैल्यूएबल करेंसी है। वो ऑनेस्टली कहता है कि उसके पास सिर्फ ये एक रूम नहीं है, उसकी स्टॉक पाइल बॉस लू के इमेजिनेशन से काफी ज्यादा है। बॉस लू शॉक हो जाता है। वो तुरंत पॉइंट आउट करता है कि चैन के पास सिर्फ फूड और वाटर है, लेकिन मेडिसिन के बिना एक छोटी बीमारी भी फेटल हो सकती है। वो कोऑपरेट करने की सजेशन देता है और बताता है कि दवाई अबैंडन्ड फैक्ट्री में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में रखी है और सिर्फ वो पासवर्ड जानता है। चैन थोड़ी देर के लिए कोल्डली स्टेयर करता है, फिर अग्री करता है। कहता है कि आज की कॉन्फ्लिक्ट यहीं खत्म होती है। वो बॉस लू के शोल्डर पर हाथ रखकर फ्रेंडली जेस्चर करता है। बॉस लू जल्दी से अग्री करता है, कहता है हाँ बिल्कुल यहीं खत्म होता है, और खुश है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। चैन शाओ कहता है कि अब के लिए जाओ, डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे। बॉस लू निकलने लगता है। उसके अंडरलिंग्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। बॉस लू बस उन्हें ऑर्डर देता है मूव करने का और सब साथ निकल जाते हैं। चैन शाओ उन्हें ऑब्जर्व करता है जैसे ही वो दूर जाते हैं और क्वाइटली मटर करता है कि सिंपल पासवर्ड उसे रोक नहीं सकता, बिना उसके भी वो डोर खोल सकता है। फिर वो वापस ग्रैंडपा वैंग और नेबर्स के पास जाता है और रीअश्योर करता है कि अब सेफ है क्योंकि गैंग चली गई है। जब चैन ग्रैंडपा वैंग से बात करता है, आंटी पैनिक में है, टेरर और फ्रस्ट्रेशन में ओवरवेल्म हो गई है। उसकी स्टेटस क्लियरली फियर +100 दिखाती है। ग्रैंडपा वैंग रिपीटेडली चैन को थैंक्स करता है, कहता है कि उसने उसकी जिंदगी बचाई और फ्यूचर में अगर कुछ चाहिए हो बस पूछ लेना।
वो मानती है कि वो बहुत बूढ़ा है, लेकिन क्रॉप्स या चोर्स में मदद कर सकता है। चैन शाओ जेंटली समझाता है कि उसके इंटेंशन समझ गए, लेकिन पूछता है कि वो वापस जाएं, अपना दरवाजा लॉक करें और रेस्ट लें। जैसे ही मून हाई पर है और रात के बाद भी हीट हाई है, सब फाइनली इनडोर्स रिट्रीट करते हैं। चलते वक्त एक ठग मटर करता है कि चैन शाओ ने उसे पहले हाफ डेड स्केयर किया था। वॉकिंग अहेड, बॉस लू स्नीयर्स करता है और कहता है कि चैन शाओ बस एक रेकलेस किड है। वो मेडिसिन स्प्लिट करने के आइडिया पर स्कॉफ करता है और एडमिट करता है कि कोऑपरेशन का टॉक बस टाइम खरीदने का टैक्टिक था। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका मकसद पहले सिचुएशन को स्टेबलाइज करना था। जैसे ही वो समझ लेगा कि चैन के सप्लाईज कैसे हासिल करे, वो प्रॉपरली डील करेगा। वो ऐड करता है कि अगर चैन सोचता है कि वो उससे फाइट कर सकता है, तो वो अभी भी बहुत ग्रीन है। ये सुनते ही अंडरलिंग्स तुरंत उसकी तारीफ करने लगते हैं। एक उसकी विजडम की तारीफ करता है, दूसरा अग्री करता है और कहता है कि सिंस चैन शाओ ने बॉस लू से फाइट की हिम्मत दिखाई, शायद वो 3 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं करेगा। बॉस लू का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो नोट करता है कि चैन शाओ में डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। आर्टिलरी शेल्स भी उसके करीब नहीं आ पाए, जो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। वो पाइनएप्पल हेड को ऑर्डर देता है कि अगले कुछ दिन चैन को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाला होता है, एक सडन स्लैश उसका सर काट देता है। अंडरलिंग्स इंस्टेंटली टेरिफाइड हो जाते हैं। एक चिल्लाता है रन करने को, दूसरा स्क्रीम करता है, वंडरिंग अगर ये घोस्ट है। जो अभी हुआ उस पर बिलीव नहीं कर पाते। पैनिक में स्कैटर हो जाते हैं और बॉस लू का बॉडी ग्राउंड पर अकेला पड़ा रहता है। नियर बाय बिल्डिंग पर एक फिगर क्वाइटली स्टैंड करता है, एक हाथ एक्सटेंड करके। ये चैन शाओ है। वो कामली बॉस लू को हमेशा के लिए फेयरवेल कहता है। बाद में रात को एक लाउड अनाउंसमेंट हर जगह घूमता है। ये डिक्लेयर करता है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ग्लोबल हाई टेम्परेचर फिनोमिनन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। मल्टीपल क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स ब्रीच हो चुके हैं और इकोसिस्टम कोलैप्स के एज पर है। अथॉरिटीज फॉर्मली अर्ज करते हैं रेसिडेंट्स को कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से चॉइस लें। एक ऑप्शन है नॉर्थ माइग्रेट करके टेम्पररी गवर्नमेंट शेल्टर्स में जाना, दूसरा ऑप्शन है वहीं रुकना और रेस्क्यू का वेट करना। अनाउंसमेंट रिपीट करता है कि ये ड्रिल नहीं है। चैन शाओ सुनता है और सिचुएशन एनालाइज करता है। वो जानता है कि नॉर्थ जाके उस सो कॉल्ड प्योर लैंड में जाना जल्द ही एक नया पर्गेटरी बन जाएगा और रेस्क्यू का वेट करना एक और बड़ी फैंटेसी है। वो डीप डाउन जानता है कि रियल नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है। जब वो मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है, वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है। वो जानता है कि जल्द ही हीट रेजिस्टेंट म्यूटेंट बीस्ट्स सब कुछ डिवार करना शुरू करेंगे जो सिविलाइजेशन ने क्रिएट किया। वो ये भी जानता है कि अवेकेंड ह्यूमंस इमर्ज होंगे और फैक्शंस बनाएंगे, रिसोर्सेज के लिए फाइट करेंगे और एक दूसरे को किल करेंगे। वो रियलाइज करता है कि उसका गोल सिर्फ सेफ हाउस गार्ड करना नहीं है, वो इसे अल्टीमेट फोर्ट्रेस में बदलना चाहता है फॉर सर्वाइवल इन द एपोकलिप्स। बाहर लोग पहले ही स्टार्विंग हैं। कोई शाउट करता है कि वो हंगर से मर रहे हैं और उनके होम्स जल गए और पूछता है कि चैन शाओ क्यों कंफर्टेबली जी रहा है। दूसरा बोलता है कि चैन शाओ मैसिव स्टर्डी फोर्ट्रेस में अकेला है, एंजॉयिंग फूड, ड्रिंक्स और एयर कंडीशनिंग। क्राउड में एंगर बिल्ड होता है। एक आदमी डोर पे पाउंड करना शुरू करता है, शाउट करता है चैन शाओ को बाहर आने को। वो ब्लेम करता है चैन को अर्लियर हेल्प रिफ्यूज करने के लिए। कहता है कि सब इस सिचुएशन में इसीलिए आए बिकॉज ऑफ हिम। वो एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। दूसरे ज्वाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि चैन को सेफ हाउस शेयर करना चाहिए। वो कहते हैं कि कलेक्टिव सर्वाइवल के लिए सबको टर्न बाय टर्न वहां रहना चाहिए और ये बोलते हुए स्मर्क करते हैं। अंदर चैन शाओ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। वो रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हुए कामली हाउस होल्ड चोर्स करता रहता है, बिल्कुल एट ईज। वो अपने डिलिशियस मील की फोटो भी लेता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, फिर कैजुअली कमेंट स्क्रॉल करता है। जैसे ही वो रिएक्शंस पढ़ता है, स्टेटस नोटिफिकेशंस पॉपअप होते हैं। जेलसी +150, एंगर +130, डिस्पेयर +95। चैन शाओ कमेंट्स देखकर सोचता है कि अपोकलिप्स में इनकॉम्पिटेंट रेज सबसे सस्ती इमोशन है। बाहर क्राउड सिर्फ चिल्लाता, गाली देता और चीजें फेंककर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। कुछ लोग अपने ही फोन्स तक तोड़ देते हैं। एक आदमी अपना डिवाइस फेंककर कर्स करता है, कहता है कि सिंस चैन ने इजी वे चूज नहीं किया, अब उसे हार्ड वे लेना पड़ेगा और कसम खाता है कि वो चैन को गिरा के ही मानेगा। मीनवाइल चैन शाओ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अबैंडन फैक्ट्री के बारे में सोचता है और रूट स्काउट करने का डिसाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर स्टेप रखता है, क्राउड उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। उड़ते हुए डेब्री के बीच अचानक एक मचेटी सीधा उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। जैसे ही चैन शाओ सीधा उसकी तरफ उड़ती हुई चीजों को डॉज करता है, वो देखता है कि लोगों का एक ग्रुप उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अगर आज उसने अपना घर नहीं छोड़ा तो वो उसको बुरी तरह पीट देंगे। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि चैन शाओ उल्टा सीधा उनकी तरफ ही दौड़ रहा है, सब के सब शॉक हो जाते हैं। चैन शाओ एक अटैकर का रिस्ट पकड़ता है और जोर से ट्विस्ट करता है, जिससे उसके हाथ से वेपन गिर जाता है।
वो आदमी यकीन ही नहीं कर पाता कि चेन शाओ इतना फास्ट कैसे हो सकता है। तभी एक और गुंडा पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चेन शाओ उसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। पहले वाले बंदे को डिसार्म करने के बाद अब चेन शाओ के हाथ में वही वेपन होता है। उसी मोमेंट पर एक और आदमी सोचता है कि उसे ओपनिंग मिल गई है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करने के लिए हाथ घुमाता है, चेन शाओ उसे ठंडी नजरों से देखता है और एक के बाद एक रैपिड स्लैशेस चला देता है। एक पल में सारे अटैकर्स जमीन पर पड़े होते हैं। गिर पड़े लोगों में से एक कांपते हुए चेन शाओ पर इल्जाम लगाता है कि इतने सारे गवाहों के सामने दिन दहाड़े लोगों पर अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है, फियर +1000। चेन शाओ शांत आवाज में कहता है कि अभी उन्हें मार देना बस उसके हाथ गंदे करेगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। ये सुनकर जमीन पर पड़े आदमी और ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। जैसे ही चेन शाओ वहां से चलता है, वो सोचता है कि उन्हें सीधा मार देना उनके लिए बहुत आसान पनिशमेंट होती। इतनी गर्मी में उनके जख्म इन्फेक्टेड हो जाएंगे। धीरे धीरे वो दर्द में सड़ते रहेंगे और कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। कुछ टाइम बाद चेन शाओ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फैक्ट्री पहुंचता है, जो दिन के टाइम ही सील रहती है। वो पास ही एक सर्विलेंस कैमरा नोटिस करता है। तुरंत वो वायर काट देता है। कैमरा और पास का इक्विपमेंट दोनों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो चुपचाप बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता है। अचानक उसे खांसी आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि हवा जहरीली गैस से भरी हुई है। वो गाली देता है, समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो सीरियस ट्रबल में फंस चुका है। उसी वक्त उसे आसपास और लोगों की प्रेजेंस फील होती है। तभी गैस मास्क पहना एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और बिना वार्निंग के चेन शाओ को सिरिंज से इंजेक्शन लगा देता है, उसे कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। मास्क्ड आदमी शांत आवाज में कहता है कि अब चेन शाओ को थोड़ा बेटर फील होना चाहिए। वो एक्सप्लेन करता है कि जो नर्व गैस थी वो जानलेवा नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा देती है। चेन शाओ गुस्से में पूछता है कि वो लोग कौन हैं। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि यहां गार्ड्स कैसे हैं, क्योंकि लू हियांग ने कभी उनका जिक्र नहीं किया था। उसे शक होता है कि शायद उस बुढ़े हरामी ने उसे फंसाया हो, लेकिन ये लोग ज्यादा हॉस्टाइल भी नहीं लग रहे। मास्क्ड आदमी सिरिंज साइड में रख देता है और पास खड़ी एक औरत को एक और इंजेक्शन पकड़ा देता है। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लिन गोडोंग, एक बायोमेडिकल रिसर्चर। चेन शाओ आसपास देखता है और सोचता है कि ये जगह काफी अजीब है। हर जगह अलग अलग मशीन्स और इक्विपमेंट पड़े हुए हैं। ये सिंपल मेडिसिन स्टोरेज रूम कम और हाईटेक लेबोरेटरी ज्यादा लग रही है। चलते हुए लिन कहता है कि वैसे भी चेन शाओ को मेडिसिन चाहिए तो वो जो चाहे ले सकता है। वो बोलता है कि इसे ट्रैप के लिए एक अपॉलजी समझ ले और साथ ही उनकी पहली मुलाकात का एक छोटा सा गिफ्ट भी। चेन शाओ तुरंत शेल्फ्स चेक करना शुरू कर देता है। वो अपना बैग हर तरह की यूजफुल और रेयर मेडिसिन से भर लेता है। कुछ देर बाद वो बैग कंधे पर डाल लेता है और लिन को थैंक यू बोलता है। जैसे ही चेन जाने के लिए मुड़ता है, लिन उसे ध्यान से देखता है और शांत तरीके से कहता है कि वो लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। उसी शाम बाद में सूरज डूब जाने के बाद भी गर्मी अनबेरेबल होती है। जब चेन शाओ आखिरकार घर लौटता है तो उसे अजीब सा अनईजी फील होता है। वो सोचता है कि हाँ, प्रोफेसर लिन ने उसे बचा लिया, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने उसे देखा था वो काफी क्रीपी था। तभी होम ओनर ग्रुप चैट में एक नोटिफिकेशन पॉप होता है। कोई डेस्परेटली एंटीबायोटिक्स या ब्लीडिंग रोकने वाली मेडिसिन मांग रहा होता है, हाई प्राइस पर खरीदने का ऑफर करते हुए। चेन शाओ अपनी बैग में रखी हुई मेडिसिन को देखता है। उसे पता है कि क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि ये सेल के लिए नहीं है। उसकी रिफ्यूजल के बाद ग्रुप चैट गुस्से से फट पड़ता है। कोई उसे सेल्फिश विलन बोलता है, कोई धमकी देता है कि जैसे ही वो रिकवर होगा सीधा चेन शाओ के दरवाजे पर आकर उसे मार देगा। सिस्टम नोटिफिकेशंस बिना रुके पॉप होने लगते हैं। एंगर +99, हेट्रेड +200, जेलसी +380। चेन शाओ गाली गलौज को इग्नोर करता है और अपना बैग चेक करता है। अचानक उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। वो एक छोटा सा डिवाइस निकालता है और रियलाइज करता है कि ये एक ट्रैकर है। चेन शाओ ट्रैकर को ध्यान से इंस्पेक्ट करता है।
शॉक्ड और सस्पिशियस होता है कि किसी ने बिना बताए उस पे ये लगा दिया। सनसेट की तरफ देखते हुए वो डिसाइड करता है कि डिवाइस तोड़ने के बजाय इस सिचुएशन को एक गेम बनाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ वो स्टॉकर के साथ खेलने का फैसला करता है। गली में एक ग्रीन डंपस्टर के पास उसे एक स्ट्रे वाइट कैट दिखती है। धीरे से चेन शाओ ट्रैकिंग डिवाइस उस बिल्ली की पीठ पर लगा देता है। वो बिल्ली से कहता है कि शहर भर में इस डिवाइस को घुमाएं। बिल्ली बस म्याऊ करती है और पाइप्स के ऊपर से भाग जाती है, सिग्नल चेन शाओ से दूर ले जाते हुए। उधर एक लैपटॉप स्क्रीन पर सिग्नल शहर के मैप पर लाल लाइंस का एक कियोटिक जाल बना देता है। लिन वोंग स्क्रीन को घूरता रहता है फ्रस्ट्रेशन में, समझ ही नहीं पाता कि उसके टारगेट की मूवमेंट्स इतनी रैंडम क्यों हैं। घर पर चेन शाओ ग्रुप चैट चेक करता है। एक आदमी डेस्परेट मैसेजेस भेज रहा होता है, अपने मरने वाले भाई के लिए दवा मांगते हुए। उसके तुरंत बाद एक औरत बच्चे को गोद में लिए पानी के लिए भीख मांगती है, पिक्चर बुक्स के बदले ट्रेड ऑफर करती हुई। चेन शाओ ठंडे दिल से फोन देखता है, अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है जहां उसका ये सब ड्रामा सिर्फ मैनिपुलेशन था। फिर वो एक हेटफुल मैसेज पढ़ता है जो उसे मॉन्स्टर बोलता है, क्योंकि वो सप्लाईज जमा करके बैठा है जब एक बच्चा मर रहा है। चेन शाओ बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता और इस मॉरल प्रेशर को डिसमिस कर देता है। वो एक सर्विलेंस फोटो देखता है जिसमें एक नेबर चुपके से बॉक्सेस भर भर के सप्लाईज शिफ्ट कर रही होती है। चेन शाओ रिप्लाई करता है और वोंगवे नाम की नेबर को एक्सपोज कर देता है। वो उसके स्टॉक पाइल का राज खोल देता है और चैलेंज करता है कि पहले वो डोनेट करे तभी वो मदद करेगा। अपने अपार्टमेंट के अंदर वोंगवे फोन देखकर शॉक में आ जाती है। उसे रियलाइजेशन होता है कि चेन शाओ द हिडन कैमरा से उसे रिकॉर्ड किया था। गुस्से से भर जाती है क्योंकि उसके सीक्रेट सबके सामने आ गए। ग्रुप चैट का मूड तुरंत शिफ्ट हो जाता है। नेबर्स का गुस्सा वोंगवे पर आ जाता है और सब उससे डिमांड करते हैं कि वो अपना छुपा हुआ पानी बांटे। कुछ ही पलों में डेस्परेट और आर्म्ड आदमियों का एक ग्रुप उसके दरवाजे के बाहर आ जाता है। एक कुल्हाड़ी लकड़ी को तोड़ती हुई अंदर घुस जाती है और वोंगी दहशत में देखते रह जाती है जब उसका घर तोड़ दिया जाता है। एक घबराया हुआ नेबर अंदर घुस आता है, चिल्लाते हुए कहता है कि खाना दे दो। एक और आदमी जानलेवा नजरों से घूरता है और वार्निंग देता है कि उन्हें वायलेंस यूज करने पर मजबूर ना करें। वोंगी डर के मारे सिकुड़ जाती है। मॉब उसके पास से भागता हुआ निकल जाता है, अपार्टमेंट को पूरी तरह उजाड़ देता है और सप्लाईज लूट लेता है। इस अफरा तफरी के बीच वही भीख मांगने वाली औरत चुपके से अंदर घुस आती है और लालच में अपना बैग पानी से भर लेती है, अपने बच्चे को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। बाद में वोंगे अपने लूटे हुए कमरे में अकेली बैठी होती है, जिस्म पर चोट के निशान और कपड़े फटे हुए। वो बेबसी में रो पड़ती है, अपनी सप्लाईज और इज्जत दोनों खो चुकी होती है उस मॉब के हाथों जो चेन शियाओ के डायरेक्शन पर चला था। स्टेयरवेल में नेबर्स भयानक गर्मी का सामना कर रहे होते हैं। एक ग्रुप एक सड़ते हुए शव के पास खड़ा होता है, अपने भाई को अलविदा कह रहा होता है। पैनिक फैल जाता है। एक आदमी चीख कर कहता है कि लाश को यहीं छोड़ना बीमारी फैला देगा और बेचैनी में चिल्लाता रहता है। अचानक लिन गुआडोंग अपने असिस्टेंट के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है, सबको शांत रहने को कहता है। वो क्लेम करता है कि वो शहर के सीडीसी से आई मेडिकल टीम है, मदद के लिए भेजी गई। ग्लव्स पहनते हुए लिन डिले के लिए माफी मांगता है और प्रोफेशनल एटीट्यूड रखता है ताकि लोगों का गार्ड डाउन हो जाए। वो विक्टिम को इंस्पेक्ट करता है और कहता है कि सिचुएशन हैंडल हो सकती है, लेकिन वार्निंग देता है कि प्लेग से बचने के लिए बॉडी को डिस्पोज करना जरूरी है। नेबर्स उम्मीद और रिस्पेक्ट के साथ उसे देखते रहते हैं जब वो डेड मैन को चेक करता है। अपनी कवर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए लिन डिसइंफेक्टेंट वाइप्स और मेडिसिन बांटता है, उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज शेयर करने को कहता है। नेबर्स शुक्रगुजार हो जाते हैं, मासूमियत से विश्वास करते हुए कि सरकार ने आखिरकार मदद भेज दी है। लेकिन असल में लिन सिर्फ सिग्नल ट्रैक करने आया होता है। उसे रियलाइज होता है कि इराटिक मूवमेंट पास ही रुक गया है और वो डिड्यूस करता है कि उसका टारगेट यहीं कहीं छुपा हुआ है। अपनी फोर्ट्रेस के ऊपर से चेन शियाओ सामने वाली बिल्डिंग की सिचुएशन ऑब्जर्व करता है। क्राउड में प्रोफेसर लिन गुआडोंग को पहचानकर वो सरप्राइज हो जाता है और उसकी शंका कंफर्म हो जाती है। चेन शियाओ समझ जाता है कि लिन एक्टिवली प्लांटेड बग के थ्रू उसे ट्रैक कर रहा है। अचानक उसकी जेब से आई एक वाइब्रेशन उसके ख्यालों को तोड़ देती है। वो एक अननोन नंबर से आया हुआ टेक्स्ट मैसेज चेक करता है, उस डॉक्टर से सावधान रहना। स्क्रीन को घूरते हुए वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैसेज किसने भेजा
और उसे डेंजर के बारे में कैसे पता है? खिड़की के पास खड़ा होकर वो स्काईलाइन की तरफ देखता है, इस नए वेरिएबल को समझने की कोशिश करता हुआ। अलर्ट उसकी आंखों में झलक जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। इसी बीच एक हाई पावर टेलीस्कोप का लेंस उस एरिया पर फोकस्ड होता है। एक रहस्यमयी फिगर रूफटॉप पर खड़ा होके टेलीस्कोप से चुपके चुपके सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। चैन शाओ को समझ आ जाता है कि लिन गुआडोंग के अलावा भी कोई और शैडो से उसे देख रहा है। चैन शाओ उस नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश करता है जिससे मिस्टीरियस वार्निंग आई थी, लेकिन कॉल कनेक्ट होते ही एक ऑटोमेटेड वॉइस बोलती है कि ये एक वर्चुअल नंबर है और कॉल्स रिसीव नहीं कर सकता। वो पीले रंग के आसमान की तरफ देखता है और समझ जाता है कि सेंडर जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। खिड़की के पास खड़ा वो अपने फोन को शक भरी नजरों से देखता है। उसके दिमाग में सवाल घूमता है, क्या ये किसी की मेहरबानी है या फिर कोई उसे प्रोफेसर लिन के खिलाफ एक वेपन की तरह यूज कर रहा है। नीचे लिन गुआडोंग सेवियर बने हुए हैं। वो पड़ोसियों से कहता है कि लाशों को सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है, वरना इस गर्मी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान है, बिल्कुल एक केयरिंग डॉक्टर की तरह। वो सबको हीट स्ट्रोक से सावधान रहने को कहता है और बोलता है कि अगर किसी को भी बीमारी महसूस हो तो उसे दिखाएं। ऊपर से शेन शाओ ठिंगदी नजरों से ये सब देख रहा होता है। पड़ोसियों के बीच खड़े लिन को देखते हुए उसकी नजर डॉक्टर के कोट पर जाती है। वो जूम करता है और कोट के हेम पर काले निशान देखता है, जैसे खून सूखे हुए केमिकल्स के साथ मिक्स हो गया हो। उसे याद आता है कि हीट वेव शुरू होने के बाद कुछ इलाकों में मेडिकल टीम्स दिखी थीं। वो एपिडेमिक प्रिवेंशन के नाम पर ब्लड सैंपल्स लेते थे, लेकिन इन चेकअप्स के बाद जो सर्वाइवर्स बिल्कुल हेल्दी होते थे वो अचानक गायब हो जाते थे। इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई उसे देख रहा है, लिन गुआडोंग कम्युनिटी बोर्ड पर एक नोटिस चिपका देता है। दो पड़ोसी उसे पढ़कर खुशी से भर जाते हैं। नोटिस में लिखा होता है, पार्किंग लॉट 3 में कल एक फ्री हेल्थ चेक स्टेशन खुल रहा है डिजीज प्रिवेंशन के लिए। यहाँ एग्जाम्स, ट्रीटमेंट और एक फ्री बॉटल ऑफ वाटर मिलेगी। पड़ोसी प्रोफेसर लिन को एक फरिश्ता कहने लगते हैं, बिल्कुल अनजान कि यह सब एक जाल है। एक अंधेरी गली में सफेद बिल्ली रुककर एक फूड कैन से खाने लगती है। उसके ऊपर खड़ा लिन गुआडोंग नीचे देखता है। तब उसे समझ आता है कि सिग्नल अजीब तरीके से क्यों मूव कर रहा था। वो अपने टारगेट को नहीं बल्कि एक स्ट्रे एनिमल को ट्रैक कर रहा था। वो बिल्ली को प्यार से सहलाता है। ऊपर से शांत लगता है, लेकिन उसकी जेब में छुपे सिरिंजेस हल्की सी आवाज के साथ टकराते हैं। लिन गुआडोंग का चेहरा अंधेरा पड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे चालाकी से हरा दिया गया है। सिस्टम चेन शाओ शाओ को बताता है कि उसने डॉक्टर से स्पीचलेसनेस और अनविलिंगनेस कलेक्ट कर ली है, जब लिन धीरे से बोलता है कि उसे देख लिया गया था। पास ही शैडोज से चेन शाओ शाओ झांक कर बाहर देखता है। लिन को बिल्ली के साथ इंटरैक्ट करते हुए ऑब्जर्व करता है। वो घूर कर देखता है और कंफर्म करता है कि लिन खुद ही उसे ट्रैक कर रहा था। अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट 3, जो अब एक मेडिकल स्टेशन बन चुका है, वहां बहुत से सर्वाइवर्स जमा हो चुके होते हैं। लोग लाइन में खड़े पसीना पोंछ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भले ही बारिश की जरूरत है, लेकिन कम से कम नीचे ठंडक तो है। आगे लिन गुआडोंग और उसका असिस्टेंट एक टेबल पर बैठे होते हैं, पेशेंट से उनकी एज और दर्द के बारे में पूछते हुए। एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम चेन शाओ डाई है बैठता है और अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताता है। हाई ब्लड प्रेशर का भी जिक्र करता है। बिना किसी को पता चले चेन शाओ शाओ भी वहां आ चुका होता है। हुडी पहने अपना चेहरा छुपाकर वो एक पिलर से टिककर चुपचाप देख रहा होता है। वो देखता है कि पैसे टीम ब्लड ड्रॉ कर रही है। जब पेशेंट पूछता है कि हीट स्ट्रोक के लिए ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है, तो डॉक्टर उसे रूटीन चेक बोलकर टाल देता है, लेकिन वाइल पर लिखा होता है GHT 107, जो क्लियरली रूटीन नहीं लगता। चेन शाओ डॉक्टर को घूर कर देखता है, पसीने में भीगता हुआ। ये सोचने की कोशिश करता है कि आखिर प्रोफेसर लिन कौन सा एक्सपेरिमेंट चला रहा है। लिन गुआडोंग शांत बैठा हुआ है, हाथ में ब्लड सैंपल्स की ट्रे पकड़े, बिल्कुल एक प्रोफेशनल रिसर्चर की तरह। तभी कुछ यंग लड़के घबराते हुए अंदर भागते हैं। वो अपने एक दोस्त को संभाल कर लाए होते हैं, जिसके हाथ पर बैंडेज बंधा होता है। सब डॉक्टर से भीख मांगते हैं कि इन्फेक्शन से उसे बचा ले। लिन गुआडोंग एक वायल निकालता है जिसमें चमकदार नीला लिक्विड होता है। लेबल पर लिखा होता है T7 प्रोटोटाइप। वो लड़कों को बताता है कि ये एक नया एनहांसर है जो हीलिंग को तेज करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है। ग्रुप बिना ज्यादा सोचे मान जाता है। नीला लिक्विड इंजर्ड आदमी के हाथ में इंजेक्ट कर दिया जाता है। लिन गुआडोंग अपनी ग्लासेस के पीछे से ठंडी नजरों से यह सब ऑब्जर्व करता है। वो पेशेंट को आराम करने को कहता है और बोलता है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। इंजर्ड आदमी पसीने में भीगता हुआ बोलता है, थैंक्स प्रोफेसर लिन। लेकिन जैसे ही दवा का असर शुरू होता है, उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे चक्कर आने लगते हैं, आंखें फोकस खोना शुरू कर देती हैं। कुछ अजीब सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। शैडोज से चेन शिया शाओ देखता है कि लिन लोगों को बचा नहीं रहा, बल्कि उन्हें लैब रैट्स की तरह ऑब्जर्व कर रहा है। चेन शिया शाओ सोचता है कि डॉक्टर असल में किस रिएक्शन का इंतजार कर रहा है।
शाम को पार्किंग लॉट के बाहर वही ग्रुप घर की तरफ जा रहा होता है। इंजर्ड आदमी जिसका नाम अबू है बहुत बुरी हालत में होता है। वो अपना हाथ पकड़े हुए हैं जब दोस्त पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। अबू अचानक चलना रोक देता है। पसीने में भीगकर वो अपने बॉस जंग चैंग से कहता है कि उसकी हड्डियां जल रही हैं और पेन अनबेरेबल हो रहा है। बैंडेज के नीचे उसकी वेन्स उभर आती हैं और उनमें एक डरावनी लाल रोशनी पल्स करने लगती है। इन्फेक्शन बहुत तेज स्प्रेड हो रहा होता है। अबू का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, आंखें लाल चमकने लगती हैं, वेन्स फटने जैसी उभर जाती हैं जैसे ही मेडिसिन पूरी तरह इफेक्ट में आती है। उसके शरीर से भयंकर एनर्जी फूट पड़ती है और वो दर्द और गुस्से में चीखने लगता है। जंग चैंग और बाकी लोग दहशत में उसे देखते रह जाते हैं, पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। अबू अचानक आगे बढ़ता है और एक ही हाथ से जंग चैंग का गला पकड़ लेता है। जंग चैंग सांस लेने के लिए तड़पने लगता है। वो अबू को छोड़ने का हुक्म देता है, याद दिलाता है कि वो उसका बॉस है। लेकिन दवा ने अबू के अंदर छुपा हुआ गुस्सा कई गुना बढ़ा दिया होता है। नफरत से भरी आंखों के साथ अबू चीखता है, पूछता है कि क्यों जंग चैंग ने पहले उसे नाइफ अटैक के वक्त ह्यूमन शील्ड बनाया था। अपनी भयंकर ताकत से अबू जंग चैंग को उठाकर जमीन पर पटक देता है। हांफते हुए अबू को किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वो घूमकर चीखता है, पूछता है कौन है वहां। गली की शैडोज से चैन शिया शाओ बाहर आता है, बिल्कुल शांत। अबू की आंखें फैल जाती हैं जैसे ही वो चैन शिया शाओ को पहचान लेता है। ड्रग्स के गुस्से से पूरी तरह घिरा हुआ अबू चीखता है और पूरी रफ्तार और एग्रेशन के साथ चैन शिया शाओ पर चार्ज करता है। वो म्यूटेटेड स्ट्रेंथ के साथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चैन शिया शाओ आसानी से उसका क्लमजी अटैक बाउच कर लेता है। चैन शिया शाओ नोटिस करता है कि हाँ, एनिमी की स्ट्रेंथ लगभग 3 गुना हो चुकी है, लेकिन उसके जॉइंट स्टिफ हैं और अटैक सीधे प्रिडिक्टेबल है। चैन शिया शाओ समझ जाता है कि नीला लिक्विड जो इंजेक्ट किया गया था उसने आदमी के अंदर एक एबनॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर दिया है। जैसे ही अबू दोबारा झपट्टा मारता है, चैन शिया शाओ अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसके हाथ में डार्क एनर्जी जमा होने लगती है। वो काउंटर के लिए रेडी हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। अपना चेहरा थोड़ा ढककर वो फैसला करता है कि अब इस फाइट को यही खत्म करना होगा। चैन शिया शाओ एक डेडली स्पेशल स्लैश अनलीश करता है। इनविजिबल ब्लेड अबू के रिएक्ट करने से पहले ही उसकी गर्दन से गुजर जाती है। म्यूटेटेड आदमी का भारी शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल बेजान। बाद में जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, खाली गली में कदमों की आवाज गूंजती है। एक आदमी पर्पस के साथ उस जगह की तरफ बढ़ता है जहां फाइट हुई थी। वो लिन ग्वाडोंग होता है। वो अपने ट्रैकर को देखता है, समझ नहीं पा रहा कि अबू के इंजेक्शन में डाले गए नैनोबॉट का सिग्नल अचानक कैसे बंद हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, सामने का सीन देखकर वो रुक जाता है। लिन गुआडोंग की आंखें फैल जाती हैं। रिजल्ट देखकर शॉक्ड वो जोंग चोंग को देखता है, जो दहशत में अबू के बेसिर लाश के पास बैठा होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि उसका एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है। लिन गुआडोंग लाश के चेहरे को अपने फोन से स्कैन करता है और फिर टैबलेट चेक करता है। डेटा दिखाता है कि T7 प्रोटोटाइप ने बॉडी में ब्रेकडाउन जरूर किया, लेकिन मौत का डायरेक्ट कॉज वो नहीं था। वो झुककर म्यूटेंट की कटी हुई गर्दन इंस्पेक्ट करता है। लिन गुआडोंग नोटिस करता है कि फेटल वुंड बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल वैसा ही जैसे बॉस लू को मारने वाले कट और डोर लॉक पर बने मार्क्स। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। ये काम किसी ऑर्डिनरी इंसान का नहीं हो सकता। किलर ने कोई वेपन यूज ही नहीं किया। उसके दिमाग में चैन शाओ शाओ का चेहरा आता है और वो हल्की सी मुस्कान देता है। जब उसने पहली बार महसूस किया था कि ये लड़का अनयूजुअल है, तब वो बिल्कुल सही था। लिन गुआडोंग नीचे देखता है। उसकी नजरों में लालच होता है। ये वही पावर है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था। तभी जेन चैंग खांसी करने लगता है। खामोशी टूट जाती है। लिन गुआडोंग पास आता है और उसे वार्न करता है कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण मूव ना करे। जंग चोंग डॉक्टर को पहचान लेता है और भीख मांगता है कि उसे बचा ले। वो पूछता है कि उसके दोस्त अबू के साथ क्या हुआ। लिन गुआडोंग दुख का नाटक करता है, फिर अपनी टैबलेट पर चैन शाओ शाओ की फोटो दिखाता है। वो झूठ बोलता है कि मौत का संबंध इस आदमी से है और पूछता है क्या वो इसे जानता है। स्क्रीन पर चैन शाओ शाओ क्लियरली दिख रहा होता है। जंग चोंग चेहरा पहचान लेता है और बताता है कि वो चैन शाओ शाओ को जानता है और ये भी कि वो कहां रहता है। सैटिस्फाइड होकर लिन गुआडोंग मुस्कुराता है। वो जंग चोंग को कहता है कि चिंता ना करे और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के लिए अपनी लैब चलने का इन्विटेशन देता है। जंग चोंग प्रोफेसर लिन को थैंक्स बोलता है, बिल्कुल अनजान कि शायद वो अगला टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाला है। लिन गुआडोंग की लेबोरेटरी के ठंडे स्टेराइल कॉरिडोर्स में लिन आगे चलता है, जबकि एक असिस्टेंट जंग चोंग को व्हीलचेयर में पुश कर रहा होता है। नर्वस और पसीने में भीगा हुआ जंग चोंग पूछता है कि इंजेक्शन के बाद अबू अचानक मॉन्स्टर कैसे बन गया, जब पहले वो ठीक था। नीडल याद आते ही उसके चेहरे पर डर आ जाता है। लिन गुआडोंग ठंडे लहजे में समझाता है
कि ये एक रेयर एक्सट्रीम रिजेक्शन रिएक्शन था। वो कहता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट अरेंज करने के लिए उन्हें चेक करना जरूरी है। वो एक हेवी सील्ड डोर के सामने पहुंचते हैं। जंग चोंग उसे घूर कर देखता है। उसे महसूस होता है कि ये जगह हीलिंग के लिए नहीं है। घबराकर वो बोलता है कि वो घर जाना चाहता है और एंटीबायोटिक्स लेना चाहता है। उसके डर को इग्नोर करते हुए लिन गुआडोंग अपना की कार्ड स्वाइप करता है और दरवाजा अनलॉक हो जाता है। लिन झुककर उसके पास आता है। उसकी प्रेजेंस ओमिनस होती है। वो हर्डर देता है, साइंस के लिए और तुम्हारे लिए भी, चुप रहो। अब जंग चोंग के पास कोई चॉइस नहीं होती। अपना अंजाम समझकर जंग चोंग दहशत में चीखने लगता है। उनसे ऐसा ना करने की भीख मांगता है। उसकी आंखें डर से बाहर निकल आती हैं जब उसे जबरदस्ती अंदर धकेल दिया जाता है। दरवाजा जोर से बंद होता है और आइसोलेशन का साइन जल उठता है। आदमी की दर्द भरी चीखें कॉरिडोर में गूंजती रहती हैं जब वो अपने भयानक अंजाम का सामना करता है। अपने सेफ हाउस के अंदर चेन शाओ शाओ अपने सोफा पर लेटा हुआ है, ठंडी हवा में आराम करते हुए। वो छत की तरफ देखता है, सोचता है कि लिन गुआडोंग क्या प्लान कर रहा है और उसका असली गोल क्या है। तभी एक आवाज उसका ध्यान तोड़ती है और वो उठकर बैठ जाता है। बाहर कोई इलेक्ट्रॉनिक डोरबेल बजा रहा होता है। चेन शाओ शाओ मॉनिटर चेक करता है। गेट के बाहर लिन गुआडोंग खड़ा होता है। प्रोफेसर कैमरा की तरफ मुस्कुराता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो बात करना चाहता है।